जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ट्री डाटा स्ट्रक्चर की एक समरी ले लेके हैं, जिसमें जिन पॉइंट्स की आपको समझ नहीं आई उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। बेसिकली ट्री डाटा स्ट्रक्चर कैसा डाटा स्ट्रक्चर है? ट्री डाटा स्ट्रक्चर ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास एक हायरार्की की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, जस्ट लाइक हायरार्की ऑफ द फैमिली की एक ट्री की तरह ही यहाँ पर भी ट्री में डाटा स्टोर होता है। फिर हमने बात की थी कि हम ट्री की फॉर्म में डाटा को क्यों स्टोर करते हैं या बेसिकली किस तरह के ट्री होते हैं। तो हमारे पास ट्रीज़ में बाइनरी ट्री है, हमारे पास एक ट्री की टाइप है जो कि क्या है, एक बाइनरी ट्री। हमने बेसिकली क्यों ट्री में डाटा स्टोर करते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि जब हमें जिस इन्वामेंट में हमारे पास से डाटा को सर्च करना, डाटा को फाइंड करना हम आसान बनाना चाहते हैं, वहाँ पे हम बाइनरी ट्री वहाँ पर हम ट्री डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम क्योंकि ट्री डाटा स्ट्रक्चर एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है और एक लीनियर वे में एक सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता, यानी ये कुछ डाटा को बाईपास करते हुए भी डाटा की सर्चिंग का काम कर सकता है। जबकि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स में हमें एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मूव करके या एक लीनियर वे में चलते हुए सारे डाटा को सर्च करने के बाद ही रिक्वायर्ड डाटा एक्सप्लोर कर पाते हैं हम। ठीक है जी, तो बाइनरी ट्री बेसिकली क्या है? बाइनरी ट्री हमारे पास ट्री डाटा स्ट्रक्चर की एक ऐसी टाइप है जिसमें जो कि बेसिकली फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, जिसमें दैट इज़ इधर एम्प्टी और पार्टीशन इनटू 3 डिस्जॉइंट सबसेट्स। कहने का मतलब है कि अगर आप एक सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो भी एक बाइनरी ट्री है, या फिर आप एक सिंगल वैल्यू एक वैल्यू के साथ दो वैल्यूज़ अटैच करते हैं, यानी उसके लेफ़्ट और राइट में उसका लेफ़्ट एंड राइट चाइल्ड बनाते हैं, तब भी वो हमारे पास बाइनरी ट्री ही कहलाता है। फर्स्ट सबसेट कंटेन्स अ सिंगल एलिमेंट कॉल्ड द रूट ऑफ द ट्री। फर्स्ट एलिमेंट हमेशा हमारे पास ट्री का क्या होगा? रूट होगा। और दूसरे जो दो सबसेट्स हैं बाइनरी ट्री के, उन्हें लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज हम बोलते हैं। ठीक है जी, और ईच एलिमेंट ऑफ अ बाइनरी ट्री इज़ कॉल्ड अ नोड ऑफ द ट्री, और हर एलिमेंट को हम नोड बोलेंगे। ये जी हमारे पास एक बाइनरी ट्री है जिसके अंदर 9 नोड्स हैं, ABCDEFGHI। अगर हम इसको नोटिस करें तो हर नोड के जो है दो चाइल्ड नोड हैं, और कुछ नोड ऐसे हैं जिनका एक चाइल्ड नोड है। लेट्स से हम ई की बात करें तो ई का सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड नोड है, राइट चाइल्ड नोड नहीं है। इसी तरह सी का हमारे पास राइट नोड है, राइट सब ट्री है, राइट चाइल्ड है, लेकिन उसका लेफ़्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। बहरहाल जी हमारे पास बाइनरी के अंदर बस ये होना शर्त है कि हर नोड से फर्दर मैक्सिमम दो नोड्स और मिनिमम कोई भी नोड नहीं हो सकती चाइल्ड नोड। ठीक है, हर नोड की मैक्सिमम दो चाइल्ड नोड हो सकते हैं, या फिर कोई नोड या फिर उसका कोई भी चाइल्ड नहीं हो सकता, इधर 0 और 1 और 2 चाइल्ड। तो उस ट्री को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी ट्री बोलते हैं। बाइनरी ट्री की डेफिनेशन को अगर हम बाइनरी ट्री को देखें तो बाइनरी ट्री को अगर हम पूरे बाइनरी ट्री को अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले वाला नोड जो है उसे हमेशा हम रूट कहेंगे। उसके लेफ्ट में जो कुछ है वो उसका लेफ्ट सब ट्री है, और उसके राइट में जो कुछ है उसका राइट सब ट्री है, सारे का सारा। ठीक है, इसमें ये ग्रैंड पेरेंट है इन दोनों सब नोड्स का, इन दोनों सब पार्ट्स का। इस तरह अगर हम बाइनरी ट्री की डेफिनेशन की बात करें तो वो रिकर्सिव है। रिकर्सिव डेफिनेशन होने का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि बाइनरी ट्री की डेफिनेशन को अगर हम किसी भी नोड के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वो इम्प्लीमेंट होती है और डेफिनेशन सेम रहती है। कहने का मतलब है अगर एक नोड है और उसका लेफ़्ट राइट सब चाइल्ड है, तो बी भी एक नोड है और बी के भी लेफ़्ट और राइट सब ट्रीज हैं। इस तरह अगर हम सी को देखें, उसका भी लेफ़्ट राइट सब ट्रीज, इसका लेफ़्ट नहीं है राइट सब ट्री होगा। अगर हम इसमें से किसी भी नोड को, इवन हम ई को देखते हैं, हम एच को देखते हैं, तो हर एक इसमें से बाइनरी कहलाता है। यानी हर एक नोड को अगर हम इन सारी नोड्स को अलग भी कर दें, आपस में डिसजॉइंट भी कर दें, तब भी इनमें से हर एक बाइनरी ही कहलाएगा। इसी तरह जी वो आपको फर्दर दिखाते जा रहे हैं ट्री के अंदर कि आपके पास हर नोड ही आपके पास क्या है, एक बाइनरी ट्री है। जैसे कि जी के एक लीफ नोड है, उसको भी रूट कहा गया है, लेकिन यहाँ पर इसका लेफ़्ट और राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसी तरह जी दूसरी साइड पे आते हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास यही डेफिनेशन फॉलो होती है। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो कि ट्री नहीं है। ठीक है जी, इस वक्त ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है इस वक्त तो ये ट्री है, लेकिन अगर हम इसमें माइनर सा चेंज करते हैं, लाइक मैंने डी को जी से जोड़ दिया, अब ये बाइनरी ट्री नहीं रहेगा। बाइनरी ट्री क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि हमने कहा है कि आपके पास ट्री में हमेशा
याद रखिएगा कि नोड्स को एक्सप्लोर करने का एक ही रास्ता होता है। फॉर एग्जांपल हम ए से बी से डी पे जा सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है डी तक जाने का। या हम ए के थ्रू जा सकते हैं या हम बी के थ्रू जा सकते हैं, यानी उसके पेरेंट्स के थ्रू जा सकते हैं। सिमिलरली अगर हम जी की बात करें तो जी पे हम उसके अपने पेरेंट ई या उसके ग्रैंड पेरेंट बी या फिर उससे भी ग्रैंड पेरेंट ए के थ्रू आ सकते हैं। लेकिन अगर हम डी के थ्रू जी पे आ रहे हैं, डी क्या है, डी बी का लेफ़्ट चाइल्ड है, और ई क्या है, ई और जी क्या है, जी ई का लेफ़्ट चाइल्ड है। तो हम अगर किसी भी और रास्ते से जी को एक्सेस कर पा रहे हैं, इट मीन्स ये ट्री नहीं है, क्योंकि ट्री के अंदर किसी भी नोड को एक्सप्लोर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ होता है। हम कोई भी ऑल्टरनेट पाथ यूज़ नहीं कर सकते, एक ही हमें पाथ फॉलो करना होता है। सो ये ट्री नहीं है। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे सामने जिन्हें हम देखते हैं। अगर हम एक नोड से दूसरी नोड और दूसरी नोड से दोबारा पहले नोड पे आ सकते हैं, जैसे हम ए से बी और बी से ए पे भी आ सकते हैं, तो ये भी हमारे पास एक ट्री नहीं है। सिमिलरली हमने ई को एफ़ से जोड़ा, अगेन हमारे पास ई को एक्सप्लोर करने के, एफ़ को एक्सप्लोर करने के दो मेथड्स आ गए, दो रास्ते बन गए हमारे पास। एक क्लोज सा यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक पाथ बन गया। सो अगेन ये हमारे पास एक ट्री नहीं है। बाइनरी ट्री के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, जैसे कि हमारे पास जो सबसे ऊपर वाली नोड है वो रूट नोड तो कहलाती है, लेकिन वो बी और सी के लिए क्या है, उसका पेरेंट है, और बी उसका लेफ्ट डिसेंडेंट और सी उसका राइट डिसेंडेंट है। इस तरह वो नोड्स जिनके आगे फर्दर कोई भी चाइल्ड नहीं है उन्हें लीफ नोड्स बोलेंगे, और जिनके चाइल्ड हैं उनको नॉन लीफ नोड बोलेंगे। इस ट्री के अंदर अगर हम आइडेंटिफाई करें तो कौन कौन से नॉन लीफ नोड्स हैं, ए नॉन लीफ है क्योंकि इसके भी चाइल्ड हैं, बी नॉन लीफ है, ई नॉन लीफ है, सी नॉन लीफ है, एफ नॉन लीफ है, लेकिन डी जी एच और आई ये दो चारों लीफ नोड्स हैं, इनके फर्दर कोई भी चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करते। बाइनरी ट्री में if every non-leaf node in a binary tree has non-empty left and right subtree, the tree is termed as a strictly binary tree। यानी कह रहे हैं कि अगर हमारे पास बाइनरी ट्री के अंदर हम हर नॉन लीफ नोड का कंफर्म कर दें कि उसका लेफ़्ट चाइल्ड भी होना चाहिए और उसका राइट चाइल्ड भी होना चाहिए, अगर हम ये फिक्स कर दें तो तब हमारे पास सिर्फ बाइनरी ट्री नहीं बल्कि स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री कहलाता है। किस तरह से, ये देखें जी, हमारे पास सी का लेफ़्ट चाइल्ड मिसिंग था, हमने कंप्लीट कर दिया, ये नॉन लीफ नोड था सी। इसी तरह ई एक नॉन लीफ नोड है और उसका राइट चाइल्ड मिसिंग है, जब हमने उसे पूरा कर दिया तो अब हमारे पास ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है जिसमें हर नॉन लीफ नोड के दो ही चाइल्ड हैं, ए बी सी डी ई और एफ़ जो हैं, ये सारे नॉन लीफ नोड थे, इनके दो दो चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं। हम बाइनरी ट्री के लेवल्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। लेवल्स बेसिकली हमारे पास इस तरह से होते हैं कि रूट नोड हमेशा लेवल 0 पर होता है और उससे अगले नोड्स उससे नेक्स्ट लेवल वन फार्दर देन अदर होते हैं, अपने पेरेंट से एक स्टेप आगे होते हैं, एक लेवल आगे होते हैं हमेशा। और बाइनरी ट्री की डेप्थ बेसिकली क्या होती है, मैक्सिमम लेवल नंबर ऑफ एनी लीफ इन द ट्री, यानी लीफ नोड का जो मैक्सिमम नंबर होता है, यानी लीफ नोड मैक्सिमम जिस लेवल नंबर पे है वही उसकी डेप्थ होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 लेवल्स हैं जिसमें 0 1 2 और 3 है, लास्ट लेवल का नंबर, तो 3 ही ट्री की डेप्थ होगी। ठीक है, कुछ इस तरह से। अगेन लेवल्स दिखाए हुए हैं हमारे पास, 0 लेवल पे रूट है, 1 लेवल पे बी और सी है, एंड सो ऑन। अच्छा जी, अब कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। एक तो हमने स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री बात की, कंप्लीट बाइनरी ट्री ऐसा बाइनरी ट्री है, कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ डी स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री ऑल ऑफ हुज लेवल लीव्स आर एट द लेवल डी। ठीक है जी, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री तो ऐसा ट्री था ना, बाइनरी ट्री तो ऐसा ट्री है जिसका या तो कोई चाइल्ड नहीं हो सकता, एक हो सकता है या दो हो सकता है। ठीक है, देन हमारे पास जो है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, उसके अंदर हर नॉन लीफ नोड के दो चाइल्ड होना ज़रूरी है, और जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है उसमें सारे के सारे लीफ नोड्स का सेम लेवल पे होना ज़रूरी है। और बेसिकली कंप्लीट बाइनरी ट्री की ही हम डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सारे नोड्स जब एक ही लेवल पे, सारे लीफ नोड्स एक ही लेवल पे होते हैं, तो एग्जैक्टली हमारे पास लेवल नंबर भी एक ही, लास्ट लेवल नंबर हमारे पास जो होता है उसी पे सारे लीफ नोड्स होने की वजह से वही उसकी डेप्थ बनती है। कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर अगर हमने किसी भी लेवल पे नंबर ऑफ़ नोड्स कैलकुलेट करनी है तो उसका हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, हम टू पावर लेवल नंबर करेंगे तो उससे हमें क्या पता चलेगा, 2 पावर 0 करने से जी 2 पावर लेवल नंबर करने से हमें
किसी भी लेवल पे मौजूद नोट्स की तादाद पता चल जाएगी। ठीक है, जिस भी लेवल की हम बात करें उसके लेवल नंबर को हम 2 की पावर में लें तो हमें नंबर ऑफ़ नोट्स का पता चल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ नोट्स कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल नंबर ऑफ़ नोट्स कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला 2 पावर 0 2 पावर 1 अप टू सो ऑन 2 पावर डी मीन्स डेप्थ। जो डेप्थ है हमारे पास ट्री उसको, यानी हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। दैन 2 पावर इसका फॉर्मूला को अगर हम जनरलाइज करते हैं तो कुछ इस तरह से है। ये जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है यहाँ पे एक्चुअली समेशन का साइन आता है। समेशन जी जे इज़ इक्वल टू, यानी फॉर ऑल जे इज़ इक्वल टू 0 टू डी 2 पावर जे, जिसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, यानी हम सिंपल फार्मूला अगर बनाना चाहते हैं नंबर ऑफ़ नोट्स कैलकुलेट करने का तो वो है 2 पावर डी प्लस 1 माइनस 1। डी क्या है आपके पास मैक्सिमम लेवल नंबर, उसके अंदर 1 ऐड करके -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ़ नोट्स इन द ट्री। अच्छा, अब अगर इसमें से भी हमने 2 पावर डी प्लस 1 माइनस 1 यानी टोटल नोट्स में से हमने देखना है कितनी हमारे पास लीफ नोट्स हैं और कितनी नॉन लीफ नोट्स हैं, तो 2 पावर डी के फॉर्मूले से हम सारी की सारी लीफ नोट्स का नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। और 2 पावर डी माइनस 1 हमें बताता है नंबर ऑफ़ नॉन लीफ नोट्स, यानी नॉन लीफ नोट्स कितने हैं वो 2 पावर डी माइनस 1 से पता चलेगा और 2 पावर डी से हमें नंबर ऑफ़ लीफ नोट्स पता चलेंगे। कंप्लीट बाइनरी ट्री में हमारे पास इज़ बिल्ट आउट ऑफ एन नोट्स। दैन हमारे पास एन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ़ नोट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका बेसिकली हमें फॉर्मूला बताया है, एन इज़ इक्वल टू 2 पावर डी माइनस 1। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम दोनों साइड्स पे जब लॉग बेस 2 लेते हैं तो लॉग बेस 2 क्या करता है, 2 को कैंसिल कर देता है। जब हम लॉग बेस 2 डी प्लस 1 करते हैं तो वो 2 को कैंसिल कर देता है, लॉग बेस 2 के साथ कैंसिल हो जाता है और रिमेनिंग आपके पास बचता है डी प्लस 1। और -1 को हम उस तरफ ले गए एन प्लस 1 कर दिया, दूसरी साइड पे लॉग बेस 2 ऐसे रहेगा। सो बेसिकली डी इज इक्वल टू लॉग बेस 2 एन प्लस 1 -1, यानी नंबर ऑफ़ नोट्स से अगर हमने डेप्थ कैलकुलेट करनी है, मेरे पास नंबर ऑफ़ नोट्स तो हमें पता चल गई, हमने डेप्थ कैलकुलेट करनी है तो डेप्थ का फॉर्मूला हमारे पास लॉग बेस 2 एन प्लस 1 -1 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ नोट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला 2 पावर डी प्लस 1 -1 और टोटल नंबर और डेप्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लॉग बेस 2 एन प्लस 1 -1। ठीक है जी, आप कुछ कैलकुलेशन बता रहे हैं कि अगर आपके पास एक 10 लाख वैल्यूज़ हैं ट्री के अंदर तो 10 लाख वैल्यूज़ के लिए कितने आपके पास लेवल्स होंगे, उसकी लॉग बेस 2 एन प्लस 1 माइनस अगर हम करते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास लेस दैन वैल्यूज़ 20 आती है वैल्यू। इट मीन्स द ट्री वुड बी 20 लेवल्स डी, यानी 20 लेवल्स जो आपके पास ट्री है। इसको आप डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ डिफरेंट ट्रीज़ के साथ ट्री लेके उसके अंदर आप डेप्थ और नंबर ऑफ़ नोट्स कैलकुलेट करें, इन फॉर्मूला से आपको ज़्यादा समझ आएगा। फिर आता है जी हमारे पास बाइनरी ट्री के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो बाइनरी ट्री के ऊपर हम किसी भी एक नोड का लेफ्ट नोड, राइट नोड, पेरेंट नोड, ब्रदर नोड या फिर उस नोड की इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। इन फंक्शंस को हम फर्दर यूज़ करेंगे जब हम अपना ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे और ट्री के अंदर हम वैल्यूज़ ऐड करेंगे। जी, ट्री के ऑपरेशंस में और हमारे पास कौन सा ऑपरेशन हो सकता है, सेट लेफ्ट और सेट राइट, ये हमारे पास सेट करने वाले फंक्शंस हैं। इससे पहले वाले हमारे पास गेट वाले सारे फंक्शंस थे। सेट वाले 2 फंक्शंस हैं जिसमें अगर हमने किसी भी नोड पी के लेफ्ट में कोई वैल्यू एक्स सेट करनी है तो हम सेट लेफ्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। और किसी भी नोड के हमने राइट साइड पे कोई वैल्यू सेट करनी है, यानी उसके राइट चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन उसको बतानी है तो हम उसके लिए सेट राइट पी और एक्स उसको पास करेंगे। पी आपके पास उस पेरेंट नोड का एड्रेस होगा और एक्स वो वैल्यू होगी जो कि आपने किसी भी नोड के राइट में सेट करनी है। अगर हम बाइनरी ट्री की एप्लीकेशंस की बात करें तो बाइनरी ट्री आपके पास बेसिकली 2 वे डिसीजन जहाँ पर भी हमने लेना होता है वहाँ पे हमारे पास बेस्ट है बाइनरी ट्री को यूज़ करना। फॉर एग्जांपल हमने किसी भी एक लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट्स फाइंड आउट करने हैं, हमने सर्च करने हैं, फाइंड करने हैं, 2 वे डिसीजन है हमारे पास जहाँ पर हमने ये डिसाइड करना है ईदर दिस और ईदर दैट, यानी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ जहाँ पर भी होंगी वहाँ पर हम बाइनरी ट्री को यूज़ करेंगे। जैसे कि लिस्ट ऑफ नंबर्स में से हमने देखना है कि कोई एक वैल्यू दूसरे से मैच तो नहीं कर रही, येस और नो हमने डिसीजन मेकिंग करनी है तो वहाँ पे हम बाइनरी ट्री यूज़ करते हैं। इसी लिस्ट को अगर हम बाइनरी ट्री की बजाय अगर मैनुअली सर्च करने की कोशिश करें तो इसके अंदर से डुप्लीकेट्स तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक वैल्यू को बाकी सब वैल्यूज़ के साथ बारी बारी कंपेयर करना पड़ेगा। दैट इज़ अ टाइम टेकिंग टास्क। तो उसके लिए बजाय हम क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट्स को सर्च करने के लिए अगर हम इसी लिस्ट के डाटा को हम लीनियर की बजाय नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर यानी कि ट्री की फॉर्म में स्टोर करें तो हमारे पास जो है सर्चिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, देखिए जी ये इतना ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर से स्मॉल डाटा के लिए तो काफ़ी है। चलें जी 10 वैल्यूज़ हैं, हम सबको बारी बारी आपस में कंपेयर कर लें। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ गई हैं
तो फिर आप क्या करें, फिर क्या आपके पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इनफ है? नहीं जी, तब आपके पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इनफ नहीं है। उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, बाइनरी यूज़ करना पड़ेगा। बाइनरी के साथ अगर आपके पास 1,00,000 वैल्यूज़ भी हैं आपके ट्री के अंदर, तो आपको उनको सर्च करने के लिए आपको बहुत ही थोड़ा सा टाइम लगेगा। बेसिकली यहाँ पे वो आपको सारा ट्री के बारे में बता रहा है कि ट्री के अंदर बेसिकली लेफ़्ट और राइट चाइल्ड की फॉर्म में वैल्यूज़ जब स्टोर होती हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि हम किसी एक नोड से जब उसके लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं, तो लेफ़्ट साइड वाले सारे डाटा को हम सर्च करते हैं। अगर हमें वहाँ पे सर्चिंग में डुप्लिकेट्स मिल जाते हैं, तो फिर हम राइट साइड पे, इसके बाद हम राइट साइड पे जाते हैं, यानी हम बारी बारी पोर्शंस में डाटा को सर्च करते हैं, और अल्टीमेटली हमारे जो सर्च की कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है अगर हम डाटा को बाइनरी ट्री की फॉर्म में या ट्री की फॉर्म में स्टोर करवाएं। ठीक है जी, जैसे कि डुप्लीकेट्स को सर्च करने के लिए बेसिकली अगर हम ट्री के अंदर वैल्यूज़ ही इंसर्ट कर रहे हों, तो ट्री के अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करते हुए, ट्री को क्रिएट करते हुए ही उसका अपना प्रोसीजर, उसका अपना तरीका ही ऐसा है, उसका अपना फार्मूला, उसके अपने सेट ऑफ ऑपरेशन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही ऐसे हैं कि डाटा इंसर्ट करते करते ही हम डुप्लीकेट्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ट्री का रूल है, हमारे बाइनरी ट्री का रूल है कि किसी भी नोड के लेफ़्ट में हमेशा उससे छोटा नोड यानी उससे छोटी वैल्यू, और किसी भी वैल्यू के राइट में हम उससे बड़ी वैल्यू लगाएंगे। ठीक है जी, यानी छोटी वैल्यू की जगह है किसी भी नोड के उससे लेफ़्ट में, और बड़ी वैल्यू की जगह है किसी नोड के राइट में। लेकिन क्या सेम वैल्यू की कोई जगह है? नहीं जी, सेम वैल्यू की कोई भी जगह नहीं है। तो बेसिकली यही जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, वही डुप्लीकेट को फाइंड करने में हेल्प करता है। सबसे पहले तो हमने जो भी डाटा हमारे पास है उसमें से पहली वैल्यू को हमने लेना है, और उसे हमने रूट के तौर पर जो है ना अपने ट्री का पहला एलिमेंट बना देना। उसके बाद जो भी एलिमेंट आएगा हमने उसको उस फर्स्ट रूट एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है। अगर तो वो उससे छोटा निकलेगा तो हम उसे उस रूट एलिमेंट के लेफ़्ट में प्लेस करेंगे, और अगर बड़ा निकलेगा तो हम उसके राइट में प्लेस करेंगे। बहरहाल जी, इसको हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में जान चुके हैं कि हमारे पास हमने हर लेवल पे नोट्स को रूट से सर्च करना, रूट से कंपेयर करना शुरू करना होता है। बहरहाल हमने फर्स्ट 14 प्लेस किया, दैन 15 आया, 15 को अब हम 14 से कंपेयर करेंगे। 15 चूँकि 14 से बड़ा है इसलिए 14 के राइट में जाएगा। दैन हम 4 को देखते हैं, 4 14 से छोटा होने की वजह से उसके लेफ्ट में आएगा। उसके बाद हमारे पास आता है जी 9 इंसर्ट करने के लिए। अब 9 जो है 9 नोड को हमने प्लेस कहाँ करना है, उसके लिए कंपैरिजन हमने कहाँ से शुरू करना है? हमने कंपैरिजन फिर से कहाँ से शुरू करना है? रूट से ही शुरू करना है। यानी सबसे पहले हम 9 को कंपेयर करेंगे रूट 14 के साथ। अगर तो 9 14 से छोटा है तो हम उसको 14 के लेफ़्ट में लेके जाएंगे, और अगर 9 14 से बड़ा तो हम उसके राइट में मूव करेंगे। चूँकि 9 14 से छोटा था इसलिए हम 14 के लेफ़्ट में आए, लेकिन लेफ़्ट में आए तो वहाँ पे हमें एक और नोड मिल रहा है। सो 9 को हम प्लेस नहीं कर सकते जब तक हम उस अदर नोड के साथ, जो हमें और नोड नज़र आ रहा है उसके साथ भी हम उसे कंपेयर ना करें। जब हमने 9 को 4 से कंपेयर किया तो हमें पता चला 9 जो है 4 से बड़ा, दैट इज़ वाई हमने 9 को 4 के राइट में प्लेस कर दिया। जी, इसी तरह से हमारे पास जब भी कोई नोड आएगा उसका कंपैरिज़न हम फर्स्ट नोड से यानी रूट नोड से शुरू करेंगे, और फिर जिस भी साइड पे हम मूव करते हैं उस नोड की जगह को उसको प्लेस करने के लिए वहाँ पर जो भी नोड्स मौजूद हैं उन सब के साथ कंपेयर होगी नोड, और फिर उसको हम उसकी प्रॉपर जगह पे प्लेस करेंगे। ठीक है जी, इसी तरह ये प्रोसीजर कंटिन्यू रहता है, और हर नोड आने के बाद उसको कंपेयर करने के बाद उसकी राइट प्लेस पे प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास करते करते हमारे पास एक ऐसा नोड आया है, लाइक 4 ऐसा नोड आया है जो कि ऑलरेडी ट्री के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो 4 को प्लेस करने के लिए यानी अभी हमें नहीं पता कि जो नया एलिमेंट आया है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा। जब हमने कंपैरिजन शुरू किया, हमने 14 को 4 से, सबसे पहले हमने 4 को 14 से यानी रूट से कंपेयर करना। रूट से कंपेयर किया तो हमें पता चला 4 जो है वो 14 से छोटा है, तो हमने 4 को मूव करा दिया आपके रूट के यानी 14 के लेफ़्ट साइड पे। लेफ़्ट साइड पे एक और नोड मिला, दैट इज़ 4। ठीक है, 4 जो कि 14 का लेफ़्ट चाइल्ड है। हम 4 को अब न्यू वैल्यू जो कि 4 है और जो ऑलरेडी पड़ी हुई वैल्यू है 4, उन दोनों को कंपेयर करते हैं। ना तो 4 4 से छोटा है और ना ही 4 4 से बड़ा है। चूँकि हमारे कंपैरिजन में यही दोनों पॉसिबिलिटी थी, यही 2 ऑप्शन थी, दैट इज़ वाई हम 4 को कहीं पे भी प्लेस नहीं करेंगे, बल्कि सेम होने के केस में हम उसे डिस्कार्ड कर देंगे, और इस तरह से डुप्लीकेट वैल्यू ट्री के अंदर कभी भी इंसर्ट होगी ही नहीं। सिमिलरली हम आगे जाते जाते हैं तो हमारे पास
नेक्स्ट जो है 9 एक ऐसी वैल्यू आती है जिसे अगर हम प्लेस करने की कोशिश करें, 14 को प्लेस करने की कोशिश करें, 5 को प्लेस करने की कोशिश करें, तो कंपैरिजन करते करते हमें जब 9 को कंपेयर करके हम 14 से लेफ़्ट पे आएंगे, लेफ़्ट पे 4 से कंपेयर करके उसके राइट में जाएंगे, राइट में 9 होगा, 9 से कंपेयर करेंगे, सेम होने की वजह से 9 को भी डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, सेम लाइक 14 को 14 से ही कंपेयर करके डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, और 5 को भी 14 के लेफ़्ट में लेके जाके 9 फिर 4 के राइट में और 9 के फिर लेफ़्ट मूव करते करते हम 5 को भी कंपेयर करेंगे, तो 5 भी हमारे पास इस तरह से डिस्कार्ड हो जाएगा और प्लेस नहीं होगा। अब ये काम हमने करना कैसे है, उसके लिए हम अपना C++ कोड देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमने ट्री के अंदर जो डाटा स्टोर करना है वो किस तरह से स्टोर करना है। अब दोबारा ज़रा इसको नोटिस करें, इसको ज़रा ध्यान से देखें, तो ट्री के अंदर जो हर नोड बन रहा है उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। हर नोड के पास 3 इन्फॉर्मेशन है। एक कि वो कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहा है अपने पास, ठीक है जी। दूसरा, यानी उस नोड की अपनी वैल्यू क्या है। पहली बात ये कि उस नोड की अपनी वैल्यू क्या है। दूसरी चीज़, उस नोड के लेफ़्ट में कौन सा नोड है। और तीसरी चीज़, किसी भी नोड के राइट में कौन सा नोड है। यानी हर नोड के को बनाते हुए, ट्री की हर वैल्यू को इंसर्ट करते हुए हमने 3 वैल्यूज़ स्टोर करवानी है नोड के अंदर। एक तो नोड की अपनी वैल्यू, दूसरा उसके लेफ़्ट चाइल्ड की इंफॉर्मेशन, उसके लेफ़्ट चाइल्ड का एड्रेस, और तीसरा उसके राइट चाइल्ड का एड्रेस। तो इसका मतलब है हमें एक्चुअली किस तरह का डाटा स्ट्रक्चर चाहिए, हमें एक या किस तरह की डाटा टाइप चाहिए। हमें एक ट्री की नोड को स्टोर करने के लिए ऐसी डाटा टाइप चाहिए जो एक वैल्यू और 2 एड्रेसेस स्टोर करती हो। क्या हमारे पास C++ में कोई ऐसी डाटा टाइप है जो एट अ टाइम एक वैल्यू और 2 एड्रेसेस को स्टोर कर सके? आंसर इज़ नो। ठीक है, जैसे कि जब हमने लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया, लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया, तो वहाँ पर हमें जब हर लिस्ट की जो है नोड के साथ हमें उसकी वैल्यू और नेक्स्ट नोड का एड्रेस, और डबल लिंक लिस्ट में हर नोड की वैल्यू, उसका नेक्स्ट नोड का और उसके प्रीवियस नोड का एड्रेस जब हमें स्टोर करवाना होता था, तब भी हमारे पास एक बिल्ट इन डाटा टाइप नहीं थी C++ में, और हमने नई डाटा टाइप लिस्ट के नाम से या नोड के नाम से बेसिकली क्रिएट की थी। सिमिलरली हम यहाँ पर भी एक न्यू डाटा टाइप बनाएंगे जिसका नाम हमने क्या रखा है, ट्री नोड। ट्री नोड अब 3 तरह की वैल्यूज़ रखेगा। एक तो ऑब्जेक्ट टाइप का ऑब्जेक्ट यानी वैल्यू, एक रखेगा वो आपके पास लेफ़्ट नोड का एड्रेस। ट्री नोड स्टार, एक ट्री नोड का चूँकि उसने किसका एड्रेस रखना है, उसने एक ट्री नोड का ही एड्रेस रखना है, इसलिए पॉइंटर की टाइप क्या होगी, ट्री नोड इटसेल्फ ही होगी, क्योंकि उसने एक ट्री नोड का एड्रेस रखना ना, इसलिए ट्री नोड ही उसकी डाटा टाइप होगी। इस तरह राइट की भी टाइप ट्री नोड ही होगी, क्योंकि उसने एक ट्री की नोड का राइट एड्रेस स्टोर करवाना है। और ऑब्जेक्ट स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्या है, ये भी आपके पास ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट पे एक रेफरेंस वेरिएबल या कह लीजिए एक पॉइंटर ही है जिसका काम क्या है, वो वैल्यू, वो नंबर स्टोर करना जो कि नोड की अपनी वैल्यू है। बहरहाल जी, ट्री नोड हम क्लास बनाते हैं। ट्री नोड क्लास बना के हम उसके अंदर क्या करते हैं जी, ये हमारे पास एक ट्री नोड की क्लास है जिसका सबसे पहले तो हमने एक डाटा मेंबर, ज़ाहिर बात है हमने प्राइवेटली डिक्लेयर कर लिए। देन हम पब्लिकली उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो कि क्या करता है, किसी भी नोड के स्टार्ट में ऑब्जेक्ट को यानी वैल्यू को नल रखता है, उसके लेफ्ट एंड राइट साइड को भी नल रखता है। दिस का ऑपरेटर तब यूज़ करते हैं जब हम क्लास के ऑब्जेक्ट को, क्लास के जो है लोकल डाटा मेंबर्स को रेफ़र करना चाहते हैं ना, जब भी हम क्लास के लोकल डाटा मेंबर्स को रेफ़र करना चाहते हैं तो हम उसके लिए दिस का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास ये जो हमें एरो सा नज़र आ रहा है, ये हम एक्सेस के लिए यूज़ करते हैं जब भी हम किसी भी क्लास के अंदर उसके अपने ही डाटा मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं। देन एक और कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि पैरामीटराइज है, जो कि एक वैल्यू ले रहा है। वैल्यू कौन सी, जो कि हमने नोड के अंदर रखवानी है ऑब्जेक्ट स्टैटिक ऑब्जेक्ट के, और उस वैल्यू को दिस सब्जेक्ट यानी नोड की वैल्यू में रखवा दिया जाता है, और लेफ्ट राइट को अभी भी नल रखा जाता है। देन हमारे पास गेट इन्फो का एक फंक्शन है जो कि नोड के अंदर जो वैल्यू, अपनी वैल्यू उसकी स्टोर है, नंबर जो स्टोर है उसे रिटर्न करता है। सेट इन्फो का फंक्शन क्या करता है, ऑब्जेक्ट की यानी नोड की वैल्यू को सेट करवाता है। गेट लेफ्ट का फंक्शन नोड के लेफ़्ट में जो एड्रेस है उसे रिटर्न करवाता है, रिटर्न करवाता है एड्रेस को। दैट इज़ वाई हमने फंक्शन की रिटर्न टाइप भी ट्री नोड रखी है, क्योंकि ट्री नोड का एड्रेस रिटर्न करवाता है, इसलिए ट्री नोड की हमने उसके रिटर्न टाइप रखी है। देन सेट लेफ्ट का फंक्शन ट्री नोड के लेफ़्ट वाले पोर्शन में एड्रेस सेट करवाता है। इसी तरह
गेट राइट का फंक्शन, ट्री नोड का गेट राइट का फंक्शन ट्री नोड टाइप का एक एड्रेस रिटर्न करवाता है। किसका एड्रेस? किसी भी नोड के राइट में जो नोड है उसका एड्रेस रिटर्न करवाता है। सेट राइट जो है किसी भी नोड के राइट वाले पोर्शन को में एड्रेस सेट करवाने के लिए, राइट का एड्रेस सेट करवाने के लिए यूज़ होता है। इंट इज लीफ का फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो ये चेक करके आउटपुट देता है कि क्या कोई नोड लीफ है या नहीं है। उसके लिए क्या है कि अगर किसी भी नोड का लेफ़्ट भी नल है और उसका राइट भी नल है, अगर दोनों नल हैं तो तब वो नोड क्या कहलाता है? नल होता, तब वो नोड लीफ नोड होता है। और उस केस में इंट इज लीफ क्या रिटर्न करता है? 1 रिटर्न करता है, अदरवाइज़ वो 0 रिटर्न करता है। ठीक है जी, 1 तब रिटर्न करेगा जब आपके पास नोड जो है लीफ नोड होगी। अगर नहीं होगी यानी किसी भी नोड का लेफ़्ट या फिर राइट दोनों में से कोई एक नॉट नल है, तो तब वो नॉन लीफ नोड कहलाएगा यानी 0 रिटर्न होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास एक नई डाटा टाइप तो हमने बना ली जिसकी मदद से हमने ट्री की वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने ट्री के अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करवानी कैसे। हमारे पास एक हमें डाटा टाइप मिल गई है जो कि एक वैल्यू और 2 एड्रेसेस रखती है। हमने उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया, हमने उसके लिए सेटर और गेटर के फंक्शंस डिफाइन कर लिया, हमने एक ट्री नोड की क्लास बना लिया। अब उस ट्री नोड की क्लास को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं किसके अंदर? हमारे ट्री के फंक्शन के अंदर, जो कि क्या ट्री की क्लास के अंदर, जो कि क्या क्या करेगा, जो कि बेसिकली या फिर ट्री की क्लास बना लें या फिर वैसे ही हम मेन में जाके उस ट्री नोड के क्लास को यूज़ करके अपनी ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। यानी अब हमें एक ट्री डाटा स्ट्रक्चर, एक नया ट्री डाटा स्ट्रक्चर बनाना है जो कि ट्री की फॉर्म में डाटा को स्टोर करवाएगा। उसके लिए हमने क्या किया? हमने मेन में आके सबसे पहले जो है एक एरे डिक्लेयर करवाई इंट एक्स, और उसके अंदर हमने वो सारी वैल्यूज़ रखवा दी जो कि हमने ट्री के अंदर इंसर्ट करनी है। अच्छा, याद रखिएगा जब भी ट्री के लिए हमारे पास इनपुट वैल्यूज़ आती हैं लिस्ट की फॉर्म में, एरे की फॉर्म में, तो उसके एरे के लास्ट वाले इंडेक्स में हमेशा हम -1 रखते हैं। और -1 किस चीज़ की इंडिकेशन है? -1 इस चीज़ की इंडिकेशन है कि अब एरे के अंदर जो यूजेबल वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं। यानी जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी इसका मतलब है कि यूजेबल डाटा ख़त्म हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर आके सबसे पहले क्या होता है? एक रूट नेम का एक पॉइंटर बनाया जाता है ट्री नोड टाइप का। एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पर डायनामिकली एक ट्री नोड का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डायनामिकली एक ट्री नोड का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम करते हैं ना लिस्ट डायरेक्ट लिस्ट के साथ हम करना चाहिए। बेसिकली हम डायनामिकली वेरिएबल ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं ना, कोई भी हम लिखते हैं जी इंट स्टैटिक ए इज इक्वल टू न्यू इंट, एंड यहाँ पे हम पैरामीटर में कोई वैल्यू देनी हो तो देते हैं। यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं। देखिए, ये ट्री नोड टाइप का हमने एक पॉइंटर बनाया है रूट, जो कि क्या करेगा? एक न्यू ट्री नोड, न्यू का वेरिएबल हम जहाँ पे भी डिक्लेयर लिखते हैं इसका मतलब है डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होना है। यहाँ पे डायनामिकली ट्री नोड टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा, जारी बात है। उसके साथ आपके पास पैरेंथेसिस है, इसका मतलब है ट्री नोड का कंस्ट्रक्टर का फंक्शन कॉल हो रहा है और ये पैरामीटराइज नहीं है, पैरामीटर के बगैर है। यानी याद करें, ट्री नोड का वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कि ट्री नोड की वैल्यू को और उसके लेफ्ट एंड राइट को नल सेट करता है। बहरहाल जी, न्यू ट्री नोड और ये स्मॉल ब्रेसिस से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, एक नया ट्री नोड बना जिसके 3 पोर्शंस हैं, एक वैल्यू वाला और 2 एड्रेस वाले। और उसका एड्रेस हमने किसके अंदर स्टोर करवा लिया? यानी उस नोड को, ट्री नोड को मेमोरी में जो भी स्पेस मिल लिया उसका एड्रेस हमने रूट के अंदर स्टोर करवा लिया। ठीक है, और वो चूँकि ट्री नोड टाइप का इसलिए हमने उसकी टाइप ट्री नोड लिखी है। अब आपको ट्री नोड के साथ ये जो इंट नज़र आ रहा है, एक्चुअली आपके पास टाइप कास्टिंग है। टाइप कास्टिंग क्यों? क्योंकि याद करें, हमने जब ट्री नोड बनाया है तो अगर हम वहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बजाय अगर हम वहाँ पे इंट वैल्यू या इंट आई के नाम से कोई वेरिएबल बना लेते या इंट ऑब्जेक्ट के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं यानी वैल्यू को सेट करने के लिए, तो तब हमें यहाँ पे ये टाइप कास्टिंग ना करनी पड़ती। इसको हमने जनरलाइज इसलिए किया है ताकि हम ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्री नोड की क्लास की मदद से हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू नहीं बल्कि कोई स्ट्रिंग वैल्यू या कोई नेम्स या कुछ और भी हम स्टोर करवाना चाहें ट्री के अंदर तो स्टोर करवा सकें। बहरहाल अगर हमने यहाँ पे इंट रख दिया है, इसका मतलब है कि अब जो ट्री नोड का ऑब्जेक्ट बनेगा जो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा? वो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। अच्छा जी, सबसे पहले रूट के साथ सेट इन्फो का फंक्शन कॉल होता है। अब रूट क्या है? रूट एक ट्री नोड टाइप का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के या रेफरेंस ऑब्जेक्ट है
जो कि कॉल करता है ट्री नोड क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकता है। हाँ जी, क्योंकि ये ट्री नोड टाइप है ये, इसलिए ट्री नोड की क्लास के एक फंक्शन सेट इन्फो को कॉल कर सकता है। सेट इन्फो का फंक्शन क्या करता है? सेट इन्फो के फंक्शन को हम जो भी वैल्यू देते हैं, जिस भी वैल्यू का हम रेफरेंस एड्रेस देते हैं, उस वैल्यू को नोड के अंदर सेट करवा देता है। यानी हम सेट इन्फो एंड x0 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो नोड बनी है, ट्री नोड से एक नोड बनी है और उसको मेमोरी में जो भी एड्रेस मिला है उस एड्रेस पे जाके हमने वहाँ पे एक वैल्यू लिखवा दी। और वैल्यू कौन सी लिखवाई हमने? जो एरे है उसका x0 यानी उसका फर्स्ट एलिमेंट हमने यहाँ पे उसका एड्रेस पास करवाया, जिससे क्या हुआ कि रूट के अंदर अब एक रूट नोड हमारे पास बन गई है जिसके 3 पोर्शंस हैं। एक उसके पास वैल्यू वाला पोर्शन है, एक उसके पास लेफ्ट वाला पोर्शन है और एक उसके पास राइट वाला पोर्शन है। अब उसके वैल्यू वाले पोर्शन को हमने सेट करवा के उसके अंदर वैल्यू रखवा दी 14। ठीक है जी, रूट बन गया। अब बारी आती है नेक्स्ट वैल्यूज़ को हमने कैसे ट्री के अंदर इंसर्ट करवाना है। उसके लिए हम एक लूप लगाते हैं। लूप के अंदर हम रूट इंसर्ट के फंक्शन को कॉल करते हैं। लूप हमारा चलेगा इंट आई इज इक्वल टू 1 एक्स ऑफ आई ग्रेटर दैन जब तक 0 रहे और आई प्लस प्लस, यानी आई 0 से, यानी हमने अरे के इंडेक्स 1 से शुरू करना है क्योंकि 0 को हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। हमने इंडेक्स 1 से शुरू किया और हमने कंडीशन क्या लगाई? जब तक एक्स आई की वैल्यूज़ पॉजिटिव रहती हैं तब तक हमने ये लूप चलाना है और हर आइट्रेशन पे आई आगे चला जाएगा, यानी आई 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड आपको सो ऑन मूव करता जाएगा। अब इंसर्ट का फंक्शन दो पैरामीटर्स लेता है, एक है रूट और दूसरा है एंड एक्स आई, यानी कि बेसिकली एड्रेस ऑफ द एरे एलिमेंट। सबसे पहले यानी हमने इंसर्ट को एक तो रूट का एड्रेस प्रोवाइड करना है कि रूट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और दूसरी चीज़ हमने उसको जो भी नेक्स्ट वैल्यू आएगी, लाइक जब आई 1 पे होगा तो यहाँ पे एक्स 1 होगा यानी 15 जाएगा, जब आई 2 हो जाएगा तो 4 जाएगा, जब आई 3 हो जाएगा तो 9 जाएगा एंड आप टू सो ऑन। ठीक है, और लेकिन हर इंसर्ट की कॉल पे रूट का एड्रेस ज़रूर पास होगा। क्यों? क्योंकि ज़रा रिकॉल करें, जब हमने वैल्यूज़ इंसर्ट की हैं ट्री के अंदर तो हमने कहा है कि हमेशा कंपैरिजन हमने हर न्यू वैल्यू को हर नई आने वाली वैल्यू को ट्री के अंदर इंसर्ट करने के लिए कंपैरिजन हमने रूट से शुरू करना है। ठीक है, दैट इज़ वाई रूट का एड्रेस तो हम हर आइट्रेशन पे हर इंसर्ट की कॉल पे ज़रूर पास करेंगे। ठीक है जी, अब ये इंसर्ट का फंक्शन क्या है उसकी तरफ जाते हैं जी। इंसर्ट का फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो दो पैरामीटर्स लेता है, वही दो पैरामीटर्स जो भी मैंने उसे पास किए हैं तो कॉलम में। एक तो वो ट्री नोड टाइप का एक एड्रेस लेता है और दूसरा वो वैल्यू लेता है जो कि उसने ट्री के अंदर सेट करवानी है। ठीक है जी, वही जो हमने रूट पास किया उसका एड्रेस रूट में आ जाएगा और जो हम एंड एक्स आई की वैल्यू पास करेंगे वो इन्फॉर्मेशन के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। दोनों के दोनों हमारे पास पॉइंटर हैं। अगेन ये रूट जो कि ट्री नोड टाइप है इसलिए हमने ट्री नोड, और चूँकि ये इंटीजर वैल्यू रखा है इसलिए हमने इसके साथ टाइप कास्टिंग के लिए इंटीजर लगा दिया। अब ट्री नोड इन स्टैटिक नोड हमने एक नया, अब इंसर्ट के अंदर आते ही सबसे पहले हमने एक न्यू नोड क्रिएट की। सबसे पहले हमने क्या किया? एक न्यू नोड क्रिएट की और यहाँ पे हमने न्यू नोड क्रिएट करने के लिए, न्यू ट्री नोड क्रिएट करने के लिए जो हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। और याद करें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या करता है? एक वैल्यू लेता है जो हमने नोड के अंदर रखवानी है और उस वैल्यू को सेट करवाता है नोड के अंदर, उसके लेफ्ट और राइट को नल फिर भी रखता है। लेफ्ट और राइट को सेट नहीं करवाता, सिर्फ उसकी वैल्यू को सेट करवाता है। ठीक है जी, और ये हमने एक नया नोड बना लिया यहाँ पे, यानी हमारे पास क्या होगा? मेमोरी में एक न्यू नोड क्रिएट होगा उसी तरह जिसके 3 पोर्शन होंगे, एक वैल्यू वाला और 2 एड्रेस वाला। ठीक है, उसके एड्रेस वाले पोर्शन नल होंगे लेकिन उसके वैल्यू वाले पोर्शन में जो भी एक्स आई आएगा, लाइक x1 जो है आपके पास 4 आएगा, वो 4 सेट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है? हमने ट्री नोड इंट यानी इसकी टाइप कास्टिंग कहते हैं, हमने ट्री नोड टाइप के 2 पॉइंटर्स बनाए हैं, दो हमने उसके ऑब्जेक्ट्स समझ लें, रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं, एक स्टैटिक पी और एक स्टैटिक क्यू। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे? किसी भी ट्री नोड का एड्रेस स्टोर करवाएंगे, जिससे कि हमने पी और क्यू दोनों में रूट का एड्रेस स्टोर करवा दिया। ठीक हो गया जी, यहाँ तक समझ आई? हमने क्या किया? हमने इंसर्ट के फंक्शन के अंदर आते ही सबसे पहले एक ट्री नोड बनाई, यानी ऐसा हमने स्ट्रक्चर बनाया जिसके 3 पोर्शन हैं, एक वैल्यू वाला और 2 एड्रेस वाले। और वैल्यू वाले पोर्शन के अंदर हमने वैल्यू सेट करवा दी, वो वैल्यू जो कि हमें पैरामीटर में इंसर्ट करने के लिए पास की गई है। ठीक है, अब वैल्यू तो यानी नोड तो बन गई है, नोड की वैल्यू भी सेट हो गई है, लेकिन नोड को ट्री में कहाँ पे प्लेस करना है वो हमारे पास प्रॉब्लम है। ठीक है, नोड तो बन जाएगी, नोड तो क्रिएट करना है, ये सिंपल एक स्टेटमेंट लिखेंगे, नई नोड बन जाएगी, उसकी वैल्यू भी सेट हो जाएगी, फिर उसको पैरामीटर पास कर देंगे। लेकिन वो नोड ट्री के अंदर कहाँ जाके लगेगी, उसके लेफ्ट और राइट में कौन होगा, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है जी, शुरू से हम अपने माइंड में रखते हैं 14 हमने प्लेस कर दी है, 14 के बाद हमने 4 प्लेस करना है। लेट्स से 4 आया है, 4 को हम कैसे प्लेस करेंगे? अब पी और क्यू दोनों को हमने रूट असाइन कर दिया। अब एक हम लूप लगाते हैं
ये लूप आपके पास ये 5 स्टेटमेंट्स कंटेन कर रहा है, और ये लूप किस बेस पे चलता है और कब स्टॉप होता है। अगर तो वैल्यू जो है जो कि हम इंसर्ट करने वाले हैं, यानी जो नया नोड है उसकी जो वैल्यू है, इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू पी ऑफ गेट इन्फो, यानी रूट पी में किसका एड्रेस है, रूट का। अगर तो नई आने वाली वैल्यू जिसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं ट्री के अंदर, जिसे हम प्लेस करना चाहते हैं, अगर तो रूट वैल्यू जैसी नहीं है, सेम नहीं है, और साथ ही साथ क्यू नल नहीं है, तो हम ये लूप कंटिन्यू रखेंगे। जहाँ पे क्यू नल हो गया या जहाँ पे वैल्यू सेम हो गई, तो हमारे पास ये लूप ब्रेक कर सकेगा। बहरहाल शुरू में भी ये क्यू और पी तो दोनों रूट है, तो क्यू भी नल नहीं होगा, और साथ ही साथ हम 4 को इंसर्ट करें तो 4 भी आपके पास 14 जैसा नहीं है। दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं, हम लूप के अंदर एंटर होते हैं। लूप के अंदर एंटर होकर हम पी को क्यू असाइन कर देते हैं। अब अगेन आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा कि पी और क्यू तो ऑलरेडी सेम है, क्यों हमने पी को क्यू असाइन किया है। क्योंकि जब हम इसमें फर्दर नीचे नीचे मूव करते जाएंगे, फर्दर वैल्यूज को इंसर्ट करते जाएंगे, तब इस पी साइंस टू क्यू की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। कैसे, अभी आगे बात करते हैं। देखिए जी, इफ स्टैटिक इन्फो लेस देन पी ऑफ गेट इन्फो, ठीक है जी। अगर तो जो हम इंफॉर्मेशन, जो वैल्यू हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं, लेट्स से हमने 4 की बात की, वैसे 15 था हमारे पास सीक्वेंस में, चले हम 15 की बात कर लेते हैं। 15 हमने नई नोड के अंदर स्टोर करवा दिया, 15 को हमने 14 के साथ कंपेयर करवाया, दोनों सेम भी नहीं थे, क्यू भी नल नहीं था। हम लूप के अंदर आए, लूप के अंदर आके हमने फिर से पी को क्यू असाइन कर दिया। अब हमने चेक किया कि इंफॉर्मेशन जो वैल्यू है वो पी ऑफ गेट इन्फो से छोटी है, ये बड़ी है। पी में कौन है, पी के अंदर रूट है अभी भी, क्योंकि क्यू के अंदर भी रूट था, तो पी के अंदर अभी भी रूट है। पी साइंस टू क्यू करने के बाद भी रूट की वैल्यू इंफॉर्मेशन से, यानी जो नई वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं उससे छोटी है, ये बड़ी। तो हम 15 की बात करें, 15 इज़ नॉट लेस दैन पी ऑफ गेट इन्फो, दैट इज़ वाई हम क्यू साइंस टू पी ऑफ गेट लेफ्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम एल्स वाले पोर्शन पे जाएंगे। एल्स वाले पोर्शन पे इसलिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन मीन्स 15 इज़ ग्रेटर दैन 14, क्योंकि 15 14 से ग्रेटर है, इसलिए हम असाइन कर देंगे क्यू को पी ऑफ गेट राइट, यानी क्यू के पास अब क्या आ गया, क्यू के पास पी के राइट का एड्रेस आ गया, पी ऑफ गेट राइट। अब जब हमने फर्स्ट नोड इंसर्ट किया ट्री के अंदर 14, तो 14 के लेफ़्ट और राइट में कोई नोड है नहीं, तो 14 के लेफ़्ट और राइट में एड्रेस क्या स्टोर है, नल स्टोर है। सो फर्स्ट आइट्रेशन पे हमारे पास जब हम फर्स्ट 15 को इंसर्ट करवा रहे हैं, तो वहाँ पे देखें जी, Q इज़ इक्वल टू पी ऑफ गेट राइट करने से Q के अंदर नल आ जाएगा। नल आएगा, हम यहाँ से इफ़ और एल्स से निकल के ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे सबसे ऊपर, यानी वाइल कंडीशन चेक होगी कि लूप फर्दर चलना है या नहीं चलना। लूप फर्दर चलाने के लिए अगेन ये वाली कंडीशन तो वही चेक होगी कि 15 14 के इक्वल नहीं है, लेकिन Q इज़ नॉट इक्वल टू नल वाली कंडीशन फॉल्स होगी। अब Q हो गया है नल। क्यों नल हो गया है, तो इसका मतलब है हम इस लूप से बाहर निकल आएंगे। लूप से बाहर निकल आएंगे तो अब लूप से बाहर निकलते हुए याद रखें इस वक्त स्टेटस क्या है, पी के पास एड्रेस है रूट का और क्यू के पास एड्रेस है नल, और जो न्यू नोड है उसका एड्रेस है नोड में। ठीक है, न्यू नोड जो हमने बनाई है 15, उसका एड्रेस है नोड में। पी के पास है इस वक्त रूट, और रूट का एड्रेस, और क्यू के पास है इस वक्त नल। ठीक है, इन तीनों पॉइंटर्स को हमने याद रखा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब हमने लूप से बाहर निकल के एक्चुअली क्या करना है, हमने लूप से बाहर निकलने की वजह तलाश करनी है कि हम लूप से बाहर क्यों निकले, लूप क्यों ब्रेक हुआ, लूप क्यों स्टॉप हुआ। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन पी ऑफ गेट इन्फो के इक्वल तो नहीं हो गई, कि कहीं जो वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे थे वो ऑलरेडी पड़ी हुई वैल्यू जिसके साथ हम उसे कंपेयर कर रहे थे वो उसकी जैसी तो नहीं है। अगर तो ऐसा है तो हमने सिंपली मैसेज दे देना है कि अटैम्प्ट टू इंसर्ट डुप्लीकेट, एंड डिलीट कर देना है हमने नोड को, यानी जो नई नोड हमने बनाई है ना, लेट से जब हम आगे बात करें तो 4 आएगा, तो 4 को जब हम कंपेयर करेंगे तो उस नोड को हमने 4 को बना तो लेंगे हम, लेकिन कंपैरिजन में चूंकि वो इक्वल निकलेगा, दैट इज़ वाई हम उस नोड को डिलीट कर देंगे। ठीक है, लेकिन एल्स इफ में हम चेक करते हैं कि कहीं इन्फो जो वैल्यू हम इंसर्ट करें 15, वो पी ऑफ गेट इन्फो पी में अभी भी याद रखें रूट का एड्रेस है, रूट की वैल्यू से छोटी तो नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था, नहीं जी हमारे पास ऐसा नहीं हुआ था। 15 लेस दैन 14 नहीं है, फिर एल्स पे आ जाता है। उसका मतलब है कि 15 14 से बड़ा है। 15 अगर 14 से बड़ा है तो हमने 14 के पी यानी 14 के सेट राइट में नोड, यानी नई जो नोड बनी है 15, उसका एड्रेस पास कर देना है। पी के पास किसका एड्रेस है, 14 का। 14 के राइट वाले पोर्शन को हमने सेट करवाना है और वहाँ पे हमने नोड का एड्रेस पास कर देना है। नोड क्या है, जो नई नोड 15 बनी थी, तो अब पी के राइट में आके 15 लग जाएगा और पी के राइट पोर्शन को एक एड्रेस पे मिल जाएगा, यानी पी के राइट पोर्शन को क्या एड्रेस मिल गया,
पी के राइट पोर्शन को एड्रेस मिल गया 15, ठीक है, राइट पोर्शन को 15 का एड्रेस मिल गया। जी, इसको फिर से एक दफ़ा देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट टाइम हमने जब वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हमारे ट्री के अंदर, तो सबसे पहले तो हमने एक रूट नोड क्रिएट किया। रूट नोड एड्रेस से 14 है और लेट्स से इसको मेमोरी में 100 एड्रेस मिला। लेट्स से एड्रेस यहाँ पे मेंशन ही 100 एड्रेस से मिला। बहरहाल जी, उसके बाद हमने इस 100 एड्रेस को, यानी इस नोड की एड्रेस को, रूट नोड के एड्रेस को और वैल्यू को हमने पास किया ट्री के अंदर इंसर्ट करने के लिए। इंसर्ट करने के लिए जब आए तो हमने सबसे पहले एक नोड हमने बनाई और उसके अंदर हमने वैल्यू सेट करवाई। ये स्टेटमेंट्स ने नोड के अंदर वैल्यू सेट करवाई। फिर हमने उस नोड के वैल्यू को कंपेयर किया, क्या वो रूट नोड से इक्वल तो नहीं है या क्यों नल तो नहीं है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे पास फॉल्स होने, ट्रू होने की वजह से हम लूप के अंदर आए और हमने फाइंड आउट किया कि वैल्यू जो है रूट वैल्यू से छोटी है या बड़ी है। चूँकि वो बड़ी में इसलिए मिली, इसलिए क्योंकि अंदर नल स्टोर हो गया और क्यों नल उनकी वजह से हम लूप से बाहर आ गए। लूप से बाहर आए तो बाहर आके हमने वजह तलाश की लूप से बाहर आने की, और जब वजह हमें मिल गई, यानी कि हमारे पास इफ़ एल्स इफ और एल्स में से एल्स वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू हुई, यानी इन्फॉर्मेशन जो है 15 की वो ग्रेटर थी पी ऑफ गेट इन्फो यानी रूट से, क्योंकि पी के अंदर अभी भी रूट का एड्रेस स्टोर है। तो हमने क्या कर दिया, हमने पी के सेट राइट के अंदर किसका एड्रेस दे दिया, रूट का। रूट क्या है हमारे पास 15, सॉरी नोड का, नोड क्या है 15, और नोड का एड्रेस अभी भी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि हमारे पास क्या आया था। नोड का एड्रेस हमने जो मेमोरी में उसे मिला था वो था 345, तो हेक्साडेसिमल में दैट इज़ बाई 0 इंटू 345 का। बहरहाल जी, ये 345 का एड्रेस स्टोर हो जाएगा नोड के ट्री नोड के लेफ़्ट में, राइट में, और 15 जो है 14 का राइट चाइल्ड बन जाएगा। ये है जी हमारे पास किस तरह से हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आके नोड के राइट में लगेगी। अब ये तो हमने फर्स्ट वैल्यू की बात की। लेट्स से अब हम एक ऐसी एग्जांपल लेते हैं जिसमें ट्री के अंदर काफ़ी वैल्यू स्टोर है और हमने उसके अंदर एक न्यू वैल्यू इंसर्ट करनी है। यानी कि हम कहते हैं लूप हमारा चलता 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 कहाँ पे आ गया है, हमारे पास 17 वाले जो है ना एरे उस एरे के इंडेक्स पे पहुँच गया जहाँ पे 17 स्टोर है। अब इस 17 को हमने ट्री के अंदर इंसर्ट करने के लिए ज़रा ट्रेस चेक करिएगा किस तरह से हो रहा है। सबसे पहले तो हमने स्टार्ट वहीं से करना है। हमने इंसर्ट के फंक्शन को रूट पास करना है और दूसरा हमने वो वैल्यू पास करनी है जो उसको हमने इंसर्ट करवानी है। यहाँ पे वैल्यू कौन सी जा रही है, 17 जा रही है। दोबारा हम आके अपने कोड में देखते हैं, यानी अब जो हमारे पास इंसर्ट के लिए दो इनपुट्स हैं, एक तो हमारे पास रूट का एड्रेस है और दूसरा हमारे पास नई आने वाली नोड की वैल्यू यानी 17 है। ठीक है, हमने 17 के लिए, जिस तरह 15 के लिए हमने एक नोड क्रिएट किया, बिल्कुल उस तरह 17 के लिए नोड क्रिएट किया और उसको नोड के अंदर कोई एड्रेस उसका स्टोर करा दिया। फिर हमने उसी तरह पी और क्यू लिए। अगेन ये दोबारा इंसर्ट का फंक्शन कॉल होगा तो दोबारा सारा काम होगा। पी और क्यू हमने डिक्लेयर करवाया और पी क्यू को हम रूट पे ले गए और हमने चेक किया 17 जो है वो पी ऑफ कैट इन्फो पी अब कहाँ पे, रूट पे, यानी 14 से छोटा तो नहीं है, 14 के इक्वल तो नहीं है, 17 14 के इक्वल नहीं है, और क्यू भी नल नहीं है क्योंकि क्यू के अंदर रूट है। तो हमने दोबारा लूप के अंदर आते ही पी को क्यू असाइन कर दिया। पी को क्यू असाइन करने के बाद फर्स्ट आइट्रेशन में तो यही होगा, पी को क्यू मिला, इसका मतलब है क्या हुआ, पी के अंदर क्यू यानी रूट ही, पी के अंदर भी रूट है, क्यू के अंदर भी रूट है, तो पी के पास दोबारा रूट का ही एड्रेस आ गया। बहरहाल जी, हमने 17 को चेक किया, क्या 17 पी ऑफ कैट इन्फो यानी पी कहाँ पे है, स्टार्ट पे रूट पे है। 14 से छोटा है, नहीं, 17 14 से छोटा नहीं है। तो फिर हम एल्स में आए और एल्स वाली हमने स्टेटमेंट चलाई जिसमें हमने क्यू को 14 के राइट का एड्रेस दे दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पे आए अपनी तस्वीर के अंदर हम आते हैं। अब क्यू के अंदर क्या आ गया है, 14 के राइट में जो नोड है उसका एड्रेस आ गया। 14 के राइट में कौन सी नोड है, 14 के राइट में 15 है, क्योंकि जब हमने 17 को 14 के साथ कंपेयर किया तो 17 को 14 से कंपेयर करने के बाद हमें ये पता चला 17 14 से बड़ा है, इसलिए हम उसके राइट में आ गए। राइट में आए तो हम राइट में किस तरह से, हमने क्यू को 14 के राइट का एड्रेस दे दिया, उसके 14 के राइट का एड्रेस, इसका मतलब है क्यू के अंदर 15 का एड्रेस आ गया। अब दोबारा ऊपर लूप जाएगा। ठीक है, अब पी क्या है, पी के अंदर भी रूट का एड्रेस है, लेकिन क्यू के अंदर किसका एड्रेस आ जाएगा, क्यू के अंदर जी 15 का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा देखते हैं, जब क्यू के अंदर 15 का एड्रेस आ जाएगा तो ये वाइल लूप आपके पास किस तरह से चलेगा। ये वाइल लूप आपके पास कुछ इस तरह से चलेगा। देखें जी, दोबारा हम यहाँ से ऊपर जाते हैं, ये क्यू के पास से 15 का एड्रेस आया, 15 के एड्रेस को हम यहाँ पे मैच करते हैं। अब वाइल को चेक करते हैं, अभी भी 17 14 के इक्वल नहीं है और ना ही क्यू नल हुआ है, क्योंकि क्यू के अंदर नल नहीं बल्कि 17 का एड्रेस है।
ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, अब लूप के अंदर आएंगे और सबसे पहले पी को क्यू असाइन करेंगे। पी को क्यू असाइन करने का क्या मतलब है, अब क्यू का जो एड्रेस है वो पी के पास आ जाएगा। पी के पास पहले रूट का एड्रेस था, अब क्यू का एड्रेस, यानी कि पी के पास 14 के बजाय अब 15 का एड्रेस आ जाएगा। पी के पास किसका एड्रेस है, 15 का एड्रेस है। तो अब जब मैचिंग रूट की कंपेरिजन होगा तो वैल्यू 17 जो है वो 14 के साथ नहीं बल्कि 15 के साथ कंपेयर होगी। 17 15 से छोटी है नहीं, तो हमने क्यू को लेफ़्ट नहीं साइन किया बल्कि हमने क्यू के राइट में चले गए, क्योंकि 15 17 से भी बड़ा है। दैट इज़ वाई हम जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट इटरेशन में क्यू के अंदर एड्रेस आ जाएगा अब 18 का। ठीक है, क्योंकि अब पी जो है आपके पास 15 बन गया था और पी की वैल्यू जो है वो देखें ना, अब आपके पास पी भी इस पे आ गया, तो पी की वैल्यू जो है वो क्यू की जो वैल्यू इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है उससे बड़ी है। इसलिए अब हम 15 के राइट में जाएंगे और 15 के राइट में जो भी नोड है उसका एड्रेस आपके पास क्यू के अंदर आ जाएगा। यानी क्यू के पास अब 18 का एड्रेस आ गया, क्यू के पास 18 का एड्रेस आ गया। दोबारा लूप चेक करेंगे, वाई लूप अभी भी नल नहीं है क्यू, दैट इज़ वाई पी को अब दोबारा क्यू साइन कर देंगे। पी को क्यू साइन करने का क्या मतलब है, पी के पास भी अब 18 का एड्रेस आ जाएगा। पी और क्यू दोनों 18 पे आ गए। अब कंपैरिजन हमने 17 का किससे करना है, हमने पी ऑफ गेट इन्फो यानी 18 की वैल्यू के साथ हमने कंपेयर करना है। 17 को 18 से कंपेयर किया तो 17 छोटा है 18 से, इसलिए अब क्यू के पास एड्रेस किसका आएगा, 18 का जो लेफ्ट में नोड है उसका एड्रेस है। 18 के लेफ्ट में कौन सा नोड है, 16। सो क्यू के पास अब एड्रेस आ जाएगा 16 का। 16 अभी भी नल नहीं है, लूप हमारा फिर से चलेगा, लूप की फर्स्ट स्टेटमेंट चलेगी और पी क्यू जैसा हो जाएगा, यानी पी के अंदर क्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब कंपैरिजन 17 का किससे होगा, 16 से होगा। 17 जो है 16 से बड़ा है या छोटा है, 17 इज़ ग्रेटर दैन 16, इसलिए हमें 16 के राइट में जाएंगे और वहाँ पे जो भी एड्रेस है हम वो ले लेंगे। देखिए जी, जब एक नोड है और उसके राइट में कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन उस नोड का वो पूरा स्ट्रक्चर तो है ना जिसमें उसका लेफ्ट राइट पोर्शन है, तो तब उस नोड के राइट वाले पोर्शन में क्या स्टोर होगा, नल होगा। इसका मतलब है नेक्स्ट आइट्रेशन पे क्यू के अंदर क्या आ जाएगा जी, नल आ जाएगा। क्यू के अंदर जब नल आ जाएगा तो नल वाइल लूप से हम जाके चेक करेंगे। वाइल लूप से जब हमने क्यू चेक किया नल हो गया, तो नल होने की वजह से अब हमारे पास लूप होगा, लूप ब्रेक होगा, तो हम बाहर आके लूप ब्रेक होने की वजह देखेंगे। एक वजह हो सकती है कि जो इंसर्ट करने वाले हम वैल्यू 17 वो जहाँ पे हमने लूप ब्रेक किया है उस वैल्यू से, उसकी पी की उस वैल्यू से कि इक्वल है, नहीं ऐसा नहीं हुआ। या फिर जहाँ पे लूप ब्रेक हुआ है वहाँ पे जो हम इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे थे वो ऑलरेडी मौजूद वैल्यू, यानी जहाँ पे पी है। याद रखिएगा कंपैरिजन में अब हमारे पास जहाँ पे पी है, पी की बेस पे हमने बाहर आके चेक करना है। जो हम इंसर्ट करने वाले थे वैल्यू, वो जो पी की वैल्यू से छोटी है, नहीं छोटी भी नहीं है, उससे बड़ी है। बड़ी है तो हमने क्या करना है, पी नोड के राइट पोर्शन में इस न्यू नोड का एड्रेस रखवा देना है। जिस दिन हमने 14 के राइट में 15 का रखवाया था, तो 16 के राइट में 17 का एड्रेस रखवाने से हमारे पास 17 जो है यहाँ पे आके प्लेस हो जाएगा, यानी पी ऑफ सेट राइट नोड वाला स्टेटमेंट कॉल होगी और नोड आपकी अपनी जगह पे प्लेस हो जाएगी। इसी तरह अगर आप किसी भी नोड को देखें तो उसके लिए यही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। आपका जो है वाइल लूप आगे पी को और क्यू को आगे लेके जाता जाएगा और अल्टीमेटली आप उस नोड पे पहुंच जाएंगे जिस नोड का लेफ़्ट या राइट एम्प्टी होने की वजह से इस नई इंसर्ट होने वाली नोड को हम उसके लेफ़्ट या राइट में प्लेस कर देंगे। सो जी, ये आपके पास पूरा इंसर्ट करने का मेथड, और इंसर्ट करते करते हमने साथ साथ क्या कर लिया, डुप्लीकेट्स को भी फाइंड कर लिया। ठीक है जी। जी, अब हम बात करते हैं कि जब हम एक बाइनरी ट्री के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं या फिर हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है, लेट्स से हमने कंपेयर करना है वैल्यू, वो इंसर्ट होने वाली वैल्यू को हमने कंपेयर करना है, तो उसके अंदर हमारे पास जो कंपैरिजंस हैं वो कितने में चाहिए। अगर आप इंसर्ट वाले फंक्शन को देखते हैं तो इंसर्ट के फंक्शन के अंदर अगर आप नोटिस करें तो आपको हर आइट्रेशन पे एक कंपैरिजन करना पड़ा है, यानी टोटल जितनी आइट्रेशंस हैं उतने ही कंपैरिजंस हुए हैं। ठीक है, सो अगर हमने किसी नंबर को फाइंड आउट भी करना है तो हमारे पास कंपैरिजन उतने ही होंगे जितनी की बाइनरी की हमारे पास डेप्थ होगी, यानी जितने उसके लेवल्स होंगे उतने ही हमें कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। सो अगर हमने 1,00,000 एलिमेंट के बाइनरी ट्री में से भी किसी एक वैल्यू को सिर्फ फाइंड आउट करना है तो टोटल हमें सिर्फ और सिर्फ 20 लेवल, 20 नोड्स को 20 कंपैरिजंस हमें जो है ना करने पड़ेंगे, और जिसकी बेस पे हम उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है जी, क्योंकि वैल्यू को फाइंड आउट करने का तरीका हमारे पास यही है, हमने हर लेवल पे ट्री के नोड को ट्री के नोड के साथ वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, फाइंड करने वाली वैल्यू को, जहाँ पे हमारा कंपैरिजन शुरू होता है वहीं पे हमें वो वैल्यू मिल जाती है। लेट्स से हम कहते हैं अगर हमारे पास वो वैल्यू जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो आखिरी वैल्यू है, लेट्स से 17 ही है जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं,
तो 17 को भी फाइंड आउट करने के लिए हमें अगर 17 1 लाख एलिमेंट्स की बाइनरी ट्री में सबसे लास्ट लेवल पे भी पड़ा हुआ है, तो उसको भी फाइंड आउट करने के लिए हमें टोटल 20 कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। सो बाइनरी ट्री हमारे पास इस लिहाज से एक प्रॉपर ट्री है, इसके अंदर सर्चिंग का काम आसान है। मतलब एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है नॉन लीनियर जो कि सर्चिंग की कॉस्ट को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर देता है। ठीक है जी। अच्छा, बाइनरी ट्री को बाइनरी सर्च ट्री हम कब कह सकते हैं? बाइनरी ट्री को हम बाइनरी सर्च ट्री तब कहते हैं जब उसके लेफ्ट सब ट्री स्मॉलर हो और राइट सब ट्री जो है उसके लार्जर हो, तो तब वो बाइनरी सर्च ट्री कहलाएगा। जैसे कि अभी हमने जब ट्री बिल्ड किया तो हमने यही रूल फॉलो किया कि किसी भी नोड के लेफ्ट में से छोटा और उससे राइट में से बड़े नोड्स लगाए, तो ये वाला ट्री हमारे पास क्या कहलाता है? इसे हम बाइनरी सर्च ट्री का नाम देते हैं। अब बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हमने वैल्यूज़ इंसर्ट करने का तरीका तो देख लिया, लेकिन उसके अंदर से हमने वैल्यूज़ गेट कैसे करनी है उसे हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। वैल्यूज़ को हमने शो कैसे करवाना है, प्रिंट कैसे करवाना है, उसे हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। और ट्री के अंदर बाइनरी ट्री के अंदर हम ट्रैवर्सिंग कैसे कर सकते हैं? ट्रैवर्सिंग के लिए हमारे पास बेसिकली 6 ऑप्शंस हैं। हम लेफ़्ट से शुरू करते हुए नोट्स को पढ़ना शुरू करें। लाइक अगर 3 नोट का ट्री है तो हम 4, 14 और 15 पढ़ें, या 4, 15 और 14 पढ़ें। ठीक है, या फिर हम राइट से शुरू करके, या फिर हम नोट से शुरू करके जो है उसके लेफ़्ट राइट को पढ़ें 14, 4, 15, या फिर 14, 15, 4, या फिर हम राइट से शुरू करके 15, 4, 14 या 15, 14, 4। हम ये हमारे पास 6 मेथड्स हैं ट्री के अंदर सेम नोट्स को पढ़ने के लिए। हर कोई भी 3 नोट्स के ग्रुप को, यानी हर ट्री के पोर्शन को पढ़ने के लिए हमारे पास ये तरीका है। ठीक है, बेसिकली इसमें से वेल नॉन जो ज़्यादा कॉमन जनरल यूज़ होते हैं वो हमारे पास 3 हैं, जिसे हम बोलते हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में हमारे पास नोड जो है वो हमेशा प्री की वजह से शुरू में होगा, इन ऑर्डर में नोड दरमियान में होगा, और पोस्ट ऑर्डर में नोड सबसे लास्ट में होगा। यानी प्री ऑर्डर में सबसे पहले हम नोड, फिर उसके लेफ़्ट और फिर उसके राइट को एक्सप्लोर करेंगे। इन ऑर्डर में हम नोड के लेफ़्ट, फिर नोड और फिर राइट को एक्सप्लोर करेंगे। पोस्ट ऑर्डर में हम लेफ़्ट को और राइट को एक्सप्लोर करके लास्ट में हम नोड को एक्सप्लोर करेंगे। सो ये हमारे पास 3 ट्रैवर्सिंग के तरीके हैं। इन ट्रैवर्सिंग के लिए हमारे पास कोड कौन सा यूज़ होता है उसको हम देखते हैं, और फिर हम इसकी एग्जांपल के साथ देखते हैं कि ट्रैवर्सिंग कैसे हो रही है और कितनी जो है बेटर या कितनी प्रॉपर हो रही है। सो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में अगर हम देखें तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में हमारे पास पैरामीटर में एक हम सबसे पहले ट्री नोड टाइप का एक एड्रेस पास करें, यानी जिस भी नोड किसी भी एक नोड का हम एड्रेस, ट्री के किसी भी नोड का एड्रेस पास करें, और ये हमेशा शुरू में रूट का एड्रेस ही यहाँ पे पास होगा। प्री ऑर्डर के अंदर या किसी भी ऑर्डर के अंदर शुरू हमने ट्रैवर्सिंग रूट से करनी होती है, सर्च करना या फिर बेसिकली एक्सप्लोर करना नोड्स को, गेट करना, आउटपुट करना हमने रूट से शुरू करना होता है। इसलिए हम ट्री नोड को स्टार्टिंग पे जो एड्रेस देते हैं, सबसे पहला एड्रेस जो देते हैं वो रूट का एड्रेस होता है, लेकिन बार बारी ये एड्रेस चेंज होता जाता है। बहरहाल फर्स्ट इटरेशन पे इसमें रूट का एड्रेस आएगा। अब हम देखेंगे कहीं ट्री नोड के अंदर जो एड्रेस है वो नल तो नहीं है। अगर तो नल है तो हमारे पास जो है ना ये फर्दर आगे मूव नहीं करेगा, यानी इफ़ की स्टेटमेंट्स मूव नहीं चलेंगी। लेकिन अगर आपके पास ट्री नोड के अंदर नल नहीं है, कंडीशन ट्रू है, तो हम इस लूप के अंदर आते हैं और प्री ऑर्डर का रूल याद करें कि हम सबसे पहले नोड की वैल्यू को ट्रेवर्स करते हैं, शो करवाते हैं। सो हम ट्री नोड अगर रूट पे है तो हम उसकी वैल्यू को गेट इन्फो के फंक्शन के थ्रू शो करवा देंगे स्क्रीन पे। फिर हम रिकर्सिवली प्री ऑर्डर के अंदर ही प्री ऑर्डर का फंक्शन कॉल करते हैं। प्री ऑर्डर के अंदर ही प्री ऑर्डर का फंक्शन कॉल करने का क्या मतलब है? हम दोबारा ट्री नोड के साथ गेट लेफ़्ट कॉल करते हैं। गेट लेफ़्ट मीन्स हम जिस नोड पे थे उसके लेफ़्ट वाली नोड का एड्रेस लेते हैं, और वो हम पैरामीटर के तौर पर ऊपर जाके ट्री नोड को पास करते हैं। लेट्स से हमने सबसे पहले 14 को एक्सप्लोर किया, ज़ाहिर बात है हम प्री ऑर्डर में पहले नोड को करेंगे, नोड को हमने लिख लिया, शो करवा दिया। अब हम नोड ट्री नोड रूट के यानी 14 के लेफ़्ट का एड्रेस लेके ट्री नोड को देते हैं और हम ऊपर जाते हैं। हम ऊपर जाते हैं तो हम ऊपर जाके दोबारा से पहली कंडीशन पे आते हैं। पहली कंडीशन क्या चेक करती है कि कहीं ट्री नोड नल तो नहीं है। अगर तो 14 के लेफ़्ट में वैल्यू है, जैसे कि हमें पता है 4 है, तो 4 का एड्रेस यहाँ पे होगा जो कि नल नहीं है। 4 की वैल्यू को हम क्या करवाएंगे, शो करवाएंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर से इस प्री ऑर्डर के पास आ जाएंगे, और ये प्री ऑर्डर फिर से क्या करेगा, इस वक्त जिस नोड का एड्रेस ट्री नोड के अंदर है उसके भी लेफ़्ट में चला जाएगा। यानी इस वक्त ट्री नोड के अंदर एड्रेस है, ट्री नोड वाले पॉइंटर के अंदर एड्रेस है 4 का, तो हम 4 के भी लेफ़्ट, यानी 4 के लेफ़्ट हमारे पास 3 था, 3 पे चले जाएंगे।
सो 3 के साथ हम ऊपर आएंगे और देखेंगे 3 का एड्रेस है ट्री नोड के अंदर, यानी वो नल नहीं है तो हम 3 की वैल्यू को भी शो करवा देंगे। याद रखिएगा हम नोड लेफ्ट राइट की बात करें, इसलिए हम नोड के बाद लेफ्ट पे है तो लेफ्ट पे भी हर वैल्यू एक नोड है, दैट इज़ वाई हम उन वैल्यूज़ को शो करवाते जाते हैं और साथ ही साथ हम नोड्स के लेफ्ट में जाते जाते हैं। हम 3 पे पहुँचे, 3 नल नहीं था, 3 का एड्रेस नल नहीं था तो हमने 3 को शो करवा दिया। अब 3 के भी हमने लेफ़्ट में जाना है, क्या 3 के लेफ़्ट में कोई नोड है? जो हम एग्जांपल जिसकी बात करें उसके लेफ़्ट में कोई नोड नहीं है, तो जब हम ट्री नोड से गेट लेफ़्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ ट्री नोड में नल आ जाएगा। नल आएगा, हम ऊपर जाएंगे तो ये लूप करेगा, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास कंट्रोल वापस वहाँ पे जाएगा जहाँ से कॉलिंग स्टार्ट हुई थी, जहाँ से हम 3 के पास आए थे। 3 पे हम आए थे 4 के पास, तो हम वापस 4 पे जाएंगे। 4 के पास हम आए थे 4 के पास हम जाएंगे, 4 पे आए तो 4 का अब हमने यानी 3 से हम वापस कहाँ पे आएंगे? नल होने के केस में जिसने हमने कॉल किया था उसके पास। 3 से यानी वापस हम 4 पे आएंगे, 4 पे आ गए तो अब 4 से फर्दर 4 के साथ हम ट्री नोड का गेट राइट फाइंड आउट करेंगे, यानी 4 के हम राइट में जाएंगे। 4 के राइट में 9 है, 9 का एड्रेस प्री ऑर्डर 9 के एड्रेस के साथ प्री ऑर्डर को कॉल करेंगे। 9 में चूँकि नल नहीं है दैट इज़ वाई हम कहाँ पे आ जाएंगे? 9 को भी शो करवाएंगे और फिर 9 के भी लेफ्ट में जाएंगे और फिर 9 के अगर लेफ्ट ना एग्जिस्ट करता हुआ तो उसके ना एग्जिस्ट करने की वजह से नल, तो फिर हम उसके राइट में चले जाएंगे। यानी कि जब भी जहाँ पे भी आपके पास ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वहाँ से आपके पास कंट्रोल वापस वहाँ पे जाना है जहाँ से आपके पास फर्दर कॉलिंग हुई थी, यानी उस पॉइंट पे वापस जाना है। लूप ब्रेक होते ही वापस उस पॉइंट पे जाना है जहाँ पे जिस स्टेटमेंट की वजह से, जिस इटरेशन की वजह से लूप ब्रेक हुआ है, उस इटरेशन को चलाने के लिए जिसने कॉल किया था उस कॉलर के पास वापस हमारा कंट्रोल जाएगा। सिमिलरली अगर आप पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का कोड देखते हैं तो वो भी बिल्कुल ऐसा है विद अ लिटिल डिफरेंस कि इन ऑर्डर के अंदर आपके पास गेट इन्फो की स्टेटमेंट दरमियान में आएगी और पोस्ट ऑर्डर के अंदर इन गेट इन्फो की स्टेटमेंट लास्ट में आएगी। सो इनका कोड तो याद करना है जो है लिखना बहुत आसान है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये एक रिकर्सिव कॉल्स है। रिवर्सिंग जो एक रिकर्सिव फंक्शन है जिसमें रिकर्सिव फंक्शन किसे बोलते हैं? रिकर्सिव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो अपने आप को अपने अंदर से ही कॉल करता है, जैसे कि प्री ऑर्डर का फंक्शन अपने आप को अपने अंदर से ही कॉल कर रहा है और ये रिकर्सिव कॉल्स तब तक कंटिन्यू रहती हैं जब तक कि हमारे पास ये कंडीशंस ट्रू रहती हैं। और इसकी वजह से हम क्या करते हैं? इसकी वजह से हमारे पास क्या पॉसिबल होता है कि हम किसी भी एक नोड पे जाके उसकी स्पेसिफिक जो भी नोड जिस भी ऑर्डर में हमने से ट्रेवर्स करना है वो सारे ऑर्डर को कंप्लीट करें, फिर हम वापस आएँ। देखिए जी, इन ऑर्डर के अंदर आपके पास ये स्टेटमेंट दरमियान में आ गई है और पोस्ट ऑर्डर के अंदर आपके पास वैल्यू वेट करने की लास्ट में आ गई है। बहरहाल हम प्री ऑर्डर इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर तीनों को स्टार्ट में लूप पास करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो उसके एड्रेसेस चेंज होते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे। ये हमारे पास प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है जिसके अंदर हमने सबसे पहले नोड, फिर उसके लेफ्ट साइड पे गए तो वो भी नोड उसको प्लेस किया, उसके भी लेफ्ट में गए 3 उसके उस नोड को प्रिंट किया, उसका लेफ्ट चूँकि एग्जिस्ट नहीं करता था, राइट भी एग्जिस्ट नहीं करता था, दैट इज़ वाई हम वापस 4 पे आए। 4 का लेफ्ट हमने एक्सप्लोर किया, उसके हम राइट पे जाते हैं, राइट के एड्रेस से हम उसके भी लेफ्ट और राइट को एक्सप्लोर करते हैं। इसका राइट नहीं है लेकिन उसका लेफ्ट एक्सप्लोर होगा, वापस 9 पे आएगा, 9 का राइट ना होने की वजह से नल होने की वजह से वापस 4 पे जाएगा, 4 से 14 पे जाएगा, 14 से दोबारा 15 पे एंड अप टू सो ऑन। आपके पास इस तरह से ये प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है। इसी तरह आपके पास इन ऑर्डर ट्रेवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल भी आपके सामने गिवन है। रिकर्सिव कॉल क्या है जी? हमने रिकॉल करना है कि स्टैक यहाँ पे यूज़ हो रहा है फंक्शन कॉल्स के अंदर, इसलिए आपके पास जो कॉल्स हैं इसकी रिकर्सिव कॉल्स हैं जिसके अंदर एक फंक्शन अपने आप को ही खुद बहुत कॉल कर रहा है। जैसे कि आप देखें स्टैक लेआउट भी कुछ इस तरह से होता है कि एक फंक्शन अपने आप को एक रूटीन जो है अपने आप को एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है अपने ही अंदर, ठीक है। एक फंक्शन की आउटपुट दूसरे फंक्शन में चाहिए होती है और दूसरे फंक्शन की आउटपुट किसी तीसरे फंक्शन में चाहिए होती है। जब इस तरह की हमारे पास इनपुट्स और आउटपुट्स होती हैं तब हम स्टैक की फॉर्म में डाटा को स्टोर करवाते हैं और रिकर्सिव कॉल्स को कंप्लीट करते हैं। जी, ये है प्री ऑर्डर का रिकर्सिव कॉल्स कि किस तरह से रिकर्सिवली ट्रैवर्सिंग हो रही है। अगर आप देखें तो जब प्री ऑर्डर में 14 को कॉल किया और रूट से हमने स्टार्ट किया प्री ऑर्डर को, सबसे पहले 14 को कॉल किया, 14 को हमने प्रिंट किया, 14 को प्रिंट करने के बाद ही कॉल 4 के पास चलेगी, 4 से 3 के पास, 4 और 3 प्रिंट करने के बाद
लेफ़्ट को भी और हाँ जी राइट को भी चेक करना है। दोनों नाल होने की वजह से हमने वापस कहाँ पे गए, वापस हम 4 के पास गए। 4 का लेफ़्ट वाला हमारे पास एक्सप्लोर हो गया, अब हम उसके राइट पे जाएंगे एंड इसी तरह आपके सो ऑन आपके पास ये प्रोसीजर चलता जाएगा। और जिस भी हम नोड पर पहुँचेंगे तो उस नोड के लेफ़्ट और राइट को एक्सप्लोर करके जब तक हमारे पास नल नहीं आ जाता तब तक हम उसी नोड पे और उसके सब ट्रीज़ करेंगे। लेकिन जैसे ही हमें नल मिल जाता है तो हम वापस कहाँ पे आ जाते हैं, कॉर्नर के पास, और फिर हम फर्दर रिमेनिंग ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास प्री ऑर्डर रिवर्सल है। इस तरह रिकर्सिवली आपके पास इन ऑर्डर रिवर्सल भी नज़र आ रहा है आपको, और रिकर्सिवली ही पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल भी ऐसे ही रिकर्सिवली होगा। अब रिवर्सल के हमारे पास इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के अलावा एक चौथा मेथड भी है जिसे हम लेवल ऑर्डर रिवर्सल कहते हैं। लेवल ऑर्डर रिवर्सल क्या होती है, जिसमें हम हर नोड को हम नोड्स को कैसे एक्सप्लोर करते हैं, कैसे ट्रेवर्स करते हैं लेवल वाइज। यानी पहले हम लेवल 0 के सारे नोड्स को एक्सप्लोर करते हैं, फिर हम लेवल 1 के सारे नोड्स को, एंड अप टू सो ऑन हम लास्ट लेवल के सारे नोड्स को एक्सप्लोर करते हैं। किस तरह से, कुछ इस तरह से जी। हमने पहले लेवल 0 के सारे नोड्स को, फिर लेवल 1 के सारे नोड्स को, लेवल 1 के सारे नोट्स को, लेवल 2 के सारे नोट्स को, एंड अप टू सो ऑन हमने लास्ट लेवल के सारे नोट्स को बारी बारी एक्सप्लोर किया। 14 होगा, फिर 4 15 होगा, फिर 3 9 18 होगा, फिर 7 16 और 20 होगा, और फिर इसी तरह 5 और 17 होगा। जैसे हम बोलते हैं लेवल ऑर्डर ट्रवर्सिंग। लेवल ऑर्डर ट्रवर्सिंग हम कैसे करते हैं उसका भी कोड देखते हैं जी। जी, ये लेवल आउट ट्रवर्सिंग है, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो इसको भी एक ट्री नोड का एड्रेस मिलता है, इस फंक्शन को भी। ठीक है, वो क्या करता है, एक क्यू बनाता है जो कि किस तरह की वैल्यू स्टोर करवाएगी, ट्री नोड इन स्टैटिक टाइप की नोड का एड्रेस लेगी। और क्यू का हमने बेसिकली क्यू नहीं हमने बनाई, हमने समझ लें एक क्यू बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर लिया है। बिल्ट इन इस तरह से कि हम ऑलरेडी अब डिक्लेयर कर चुके हैं, बना चुके हैं ना ये डाटा स्ट्रक्चर, नई डाटा टाइप हम क्यू की बना चुके हैं। तो इस डाटा टाइप का, क्यू टाइप का हमने एक समझ लें जी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बनाया, चूँकि क्यू क्लास है इसलिए हमने क्यू एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उसको हमने पैरामीटर क्या पास किया, हमने उसके अंदर ट्री नोड इन स्टार किया। कह लीजिए हमने क्यू की टाइप क्या रखी, क्यू की टाइप हमने ये रखी कि क्यू जो है ट्री नोड की नोड्स को स्टोर करवाएगी। अच्छा, अब हम सबसे पहले चेक करते हैं कि कहीं ट्री नोड यानी जो हमें एड्रेस मिला है वो नल तो नहीं है। अगर तो नल है तो हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, बाहर आ जाएंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, क्यू का एन क्यू का फंक्शन कॉल करेंगे। क्यू के ऑब्जेक्ट के साथ हम एन क्यू का फंक्शन कॉल करेंगे और उसे ट्री नोड जिस भी नोड पर है हम उसका एड्रेस पास कर देंगे। शुरू में रूट होगा तो रूट का एड्रेस आपके पास क्यू डॉट एन क्यू यानी क्यू के अंदर है, आपके पास रूट आ गया। अब रूट आ गया वाइल क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, ज़ाहिर बात है जब क्यू के अंदर एक नोड आ गई है तो वो एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी नहीं है तो हमने क्या करना है, ट्री नोड के अंदर क्यू डॉट डी क्यू करना है। ट्री नोड के अंदर हमने जो क्यू के अंदर अभी हमने वाले स्टोर करवाई है वो ट्री की नोड के अंदर वापस रखवा देनी है, उसका एड्रेस रखवा देना है, और फिर हमने उस नोड के वैल्यू को शो करवा देना है। यानी सबसे पहले 14 की वैल्यू शो हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने देखना है अगर तो ट्री नोड का गेट लेफ्ट नल नहीं है तो हमने उस नोड के लेफ़्ट के एड्रेस को गेट करना है और एन क्यू करवा देना है। यानी उस नोड को, लेफ़्ट वाले नोड को एन क्यू करवा देना है क्यू के अंदर। यानी 14 के लेफ़्ट क्योंकि नल नहीं था तो हमने उसके लेफ़्ट वाली वैल्यू का एड्रेस यानी 4 का एड्रेस उठाया और 4 के एड्रेस को या 4 वैल्यू को हमने क्यू के अंदर स्टोर करवा दिया। क्यू के अंदर स्टोर करवाया, फिर हमने उसका देखा कि अगर उसका राइट भी नल नहीं है तो फिर हमने क्या कर दिया, उसके राइट को भी स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास से जब ये इफ दोनों चल जाएंगे तो वापस हम मोबाइल पे जाएंगे। मोबाइल में जाके चेक करेंगे क्यू एम्प्टी तो नहीं है। क्यू एम्प्टी नहीं है तो हमने क्या करना है, क्यू के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, जो भी टॉप पे, जारी बात है क्यू का क्या रूल है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्यू के अंदर जो हमारे पास टॉप पे वैल्यू पड़ी होगी या फ्रंट पे जो वैल्यू होगी डी क्यू में, वही डी क्यू होगी। ठीक है, हमें पता है जी एन क्यू हमारे पास क्यू के अंदर रेयर पे होता है और डी क्यू हमेशा फ्रंट से होता है। तो डी क्यू हो जाएगा, यानी फ्रंट पे 4 पड़ा हुआ है तो 4 हमारे पास शो हो जाएगा। 4 शो होगा तो साथ ही हम 4 का लेफ्ट चेक करेंगे, वो भी नल नहीं है तो हम क्यू के अंदर जो है उसका लेफ्ट भी स्टोर करवा देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम उसका राइट भी स्टोर करवा देंगे। यानी पहले हमने जो है 4 का लेफ़्ट और राइट 4 और 15 हमने शो करवाया। फिर हम 4 के लेफ़्ट और राइट पे गए, उसको 15 के लेफ़्ट और राइट पे जाएंगे उसको, एंड अप टू सॉन हम जिस भी नोड पे आएंगे उसके लेफ़्ट और राइट दोनों को लेके हम जब तक उसको शो नहीं करवा देंगे तब तक हम फर्दर मूव नहीं करेंगे। इस तरह से हम लेवल वाइज क्यू की सारी वैल्यूज़ को क्या करवाते जाएंगे, पहले क्यू के अंदर रखवाएंगे, एन क्यू करवाएंगे और फिर उनको डी क्यू करवाते जाएंगे यानी शो करवाते जाएंगे। ये जी क्यू के अंदर पहले 14 आएगा,
और 14 के बाद क्यू के अंदर 4 और 15 आएगा, आउटपुट तब तक 14 आ चुकी होगी। फिर 15 9 और 15 3 और 9 आएगा, और जब हम 14 प्लस 4 आउटपुट होगा फिर 15 आउटपुट होगा। यानी जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो हर नोड और उसके लेफ्ट राइट चाइल्ड क्यू के अंदर स्टोर होते जाएंगे, और बारी बारी एक एक नोड करके जो फ्रंट पे होगी वो क्या होती जाएगी, एन डी क्यू होती जाएगी, सॉरी हाँ जी, फ्रंट वाली डी क्यू होती जाएगी और रेयर पे एन क्यू होती जाएगी। देखिए बता रहे हैं कैसे कैसे क्यू के अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं, कैसे कैसे वो एन क्यू हो रही है, कैसे कैसे डी क्यू हो रही है, जिस तरह से हमारे पास ट्री लेवल वाइज ट्रेवर्स होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम ट्री में से हम किसी नोड को डिलीट कैसे करें। जी, नोड को डिलीट कैसे करना है, यानी हमने इंसर्ट करना देख लिया, ट्री के अंदर मौजूद वैल्यूज़ को हमने शो करवाना देख लिया। तो अब अगर ट्री के अंदर कोई वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमने डिलीट करनी है, जैसे क्लास के 100 स्टूडेंट्स का डाटा अगर हम ट्री की फॉर्म में स्टोर करवाया हुआ है, लेकिन आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर या आफ्टर सेकंड सेमेस्टर उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ड्रॉप हो जाते हैं, तो उसकी वैल्यू को, उसके डाटा को हमने ट्री में से निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें बहुत केयरफुली डिलीशन करनी होगी, क्योंकि अब हमारे पास हम ट्री डाटा स्ट्रक्चर की या हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर की बात करें, जिसके अंदर हमारे पास डाटा जो है वो नोड लेफ़्ट एंड राइट सब ट्रीज़ की फॉर्म में स्टोर है। तो वहाँ पे हम डिलीशन कैसे करेंगे। डिलीशन बेसिकली हमारे पास एक हार्ड ऑपरेशन है, जैसे कि अक्सर डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर डिलीशन ही डिफ़िकल्ट ऑपरेशन होता है। बहरहाल जी, हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली ट्री के अंदर एक और प्रॉब्लम, एक ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे पास ट्री के अंदर डिफरेंट टाइप की नोड्स हैं, ठीक है, और वो एक हायरार्किकल फॉर्म में स्टोर है। डिफरेंट टाइप की नोड्स कौन कौन सी हैं, हमारे पास रूट नोड है, हमारे पास लीफ नोड्स हैं, हमारे पास नॉन लीफ नोड्स हैं। तो हर एक की डिलीशन हमारे पास मुख्तलिफ है। बेसिकली लीफ एंड नॉन लीफ नोड्स तो हमारी कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर हमने फोकस करना है कि हमने उन लीफ नोड्स को, नॉन लीफ नोड्स को कैसे डिलीट करना है। फिर नॉन लीफ नोड्स में भी हमारे पास दो कैटेगरीज आएंगी, ऐसी नॉन लीफ नोड्स जिनका एक ही सब चाइल्ड हो और ऐसी नॉन लीफ नोड्स जिनके दो चाइल्ड हो। बहरहाल अगर हम एक लीफ नोड को डिलीट करना चाहें, नॉन लीफ नोड को डिलीट करना चाहें, हाँ, लीफ नोड को डिलीट करना चाहें तो लीफ नोड को डिलीट करना बहुत आसान है। लीफ नोड को फॉर एग्जांपल हमने 1 को डिलीट करना है, हम जस्ट 1 को डिलीट करेंगे और सिर्फ हमने 2 को इतना बताना होगा कि अब उसके लेफ्ट में 1 का एड्रेस नहीं बल्कि नल स्टोर है, ठीक है। इसी तरह अगर हमने 3 को डिलीट करना है या 8 को डिलीट करना है, इस ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें से लीफ नोड्स को डिलीट करना बहुत आसान है। जस्ट हम उस नोड को डिलीट करते हैं और उसके पेरेंट नोड को हम ये बता देते हैं कि अब उसके लेफ्ट या राइट में ये नोड नहीं है बल्कि नल है। लेकिन अगर हमने नॉन लीफ नोड को डिलीट करना है तो नॉन लीफ नोड के साथ हमारे पास, मैंने आपको बताया, दो सिनेरियोज हैं, ऐसे नॉन लीफ नोड जिनका एक चाइल्ड है और ऐसे नॉन लीफ नोड जिनके दो चाइल्ड है। अगर हम एक ऐसे नॉन लीफ नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं जिसका एक चाइल्ड है तो उसे डिलीट करना भी कदरे हमारे पास आसान है। किस तरह से हम करेंगे, एक ये देखें जी, हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की तरफ जाएंगे। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ये कहता है कि हम जो है जब भी नोड, किसी भी नोड को डिलीट करें तो डिलीट करने के बाद जब हम उसे ट्रेवर्स करें तो हमारे पास ट्रेवर्सिंग में डाटा इन ऑर्डर में आना चाहिए। इन ऑर्डर अगर आप ध्यान से देखते हैं, इन ऑर्डर के आउटपुट को देखते हो, आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, एलिमेंट्स हैं, इंटीजर्स हैं, उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में एक्चुअली शो करवा रहा होता है। सो अगर आप किसी नोड को डिलीट करते हैं तो हिंट ये चेक करने के लिए कि क्या आपका डिलीशन करेक्ट है या नहीं है, उसके लिए हिंट ये है कि अगर आप उसको इन ऑर्डर ट्रेवर्स करते हो तो वो आपके पास जो है एक असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ अगर आती हैं तो तब आपके पास डिलीशन करेक्ट है। बहरहाल जी, अगर हम एक ऐसी नोड को डिलीट करें जिसका नॉन लीफ नोड को, जिसका एक ही चाइल्ड है, तो उसको डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिलीट करने के लिए हमें इसको उस नोड, उस डिलीट होने वाले नोड के जो इन ऑर्डर सक्सेसर है उसका, यानी इन ऑर्डर उसमें जो ऑर्डर वाइज उसमें उससे नीचे वाला जो नोड है, इन ऑर्डर सक्सेसर कहते हैं ऑर्डर में उससे नीचे आने वाला नोड, तो ऑर्डर में उसके सबसे छोटा, सबसे जो है चाइल्ड, जो उसका सबसे ग्रैंड चाइल्ड सक्सेसर हम उसे बोलेंगे, जो उसका ग्रैंड चाइल्ड होगा। तो उसका 4 का सबसे ज़्यादा ग्रैंड चाइल्ड एक ही उसका चाइल्ड है और वो कौन है, वो 3 है। तो हम उसके चाइल्ड को क्या करेंगे, उसके इन ऑर्डर सक्सेसर को हम 4 के इन ऑर्डर सक्सेसर को 4 के पेरेंट के साथ जोड़ देंगे, यानी 4 को हम बताएंगे कि अब उसके राइट में 4 नहीं है बल्कि अब उसके राइट में कौन है, 4 का इन ऑर्डर सक्सेसर यानी 3। हमने जब 2 को ये बता दिया तो अब हम सिंपली 4 को डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि हमने डिलीट करने से पहले 4 को हमने यही चेक करना था कि हमारे पास जो नोड है जिसे हम डिलीट कर रहे हैं उसकी चाइल्ड को हम बाकी नोड्स के साथ अटैच करके जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम 4 को बगैर 4 को ऐसे डिलीट कर देते तो 3 तो अकेला रह जाता, 3 कहाँ पे ट्री में एडजस्ट होता। इसलिए हमने
4 को डिलीट करने के लिए उसके चाइल्ड को पहले एडजस्ट किया और फिर हमने 4 को डिलीट किया। ये देखें जी, अब हम इजीली 4 को डिलीट कर सकते हैं क्योंकि हमने इसके चाइल्ड को ट्री के अंदर प्रॉपर जगह पे प्लेस कर दिया है इन ऑर्डर सक्सेसर, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, अब एक ऐसे नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं जिसका हमारे पास बोथ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री हो, तो हम उसको कैसे डिलीट करेंगे? उसके लिए बेसिकली स्ट्रेटजी ये है कि हम उस नोड को उसके स्मॉलेस्ट डाटा ऑफ राइट सब ट्री के साथ रिप्लेस कर दें। यानी हम उसके राइट सब ट्री में जाएँ, वहाँ पे जो सबसे छोटी नोड है, सबसे छोटी कम वैल्यू वाली नोड है, हम उसको उसके साथ रिप्लेस करें और फिर हम उस नोड को डिलीट कर दें। किस तरह से, देखिए जी। अब हमने 2 को डिलीट करना है। 2 को डिलीट करेंगे तो 2 हमारे पास कौन है, कौन सा नोड है? एक नॉन लीफ नोड है जिसके 2 चाइल्ड हैं, लेफ्ट भी और राइट भी। अब हम इस नोड को डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके राइट सब ट्री में जाएंगे और वहाँ पे सबसे छोटी नोड फाइंड करेंगे। उसके राइट सब ट्री में सबसे छोटी नोड, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, या कह लें जी लेफ्ट मोस्ट नोड कौन सी है, 3 है। ठीक है, ज़ाहिर बात है उसकी सबसे छोटी किसी भी नोड के राइट सब ट्री में या किसी भी नोड के राइट साइड पे या किसी भी ट्री की हम के साथ चाइल्ड में से सबसे छोटी नोड हमेशा उसके लेफ्ट में मिलेगी। तो बेसिकली हमने इस नोड के राइट सब ट्री में जाकर सबसे छोटी नोड यानी लेफ्ट मोस्ट नोड फाइंड आउट की और हमने उसको किससे रिप्लेस कर दिया, उसके इन ऑर्डर सक्सेसर बना वो, और उसको हमने उस नोड के साथ रिप्लेस कर दिया। यानी 3 की जगह 2 और 2 की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है जी, हमने क्या किया, इन ऑर्डर सक्सेसर विल बी द लेफ्ट मोस्ट नोड इन द राइट सब ट्री, द इन ऑर्डर सक्सेसर विल नॉट हैव अ लेफ्ट चाइल्ड बिकॉज इफ इट डिड देन चाइल्ड विल बी द लेफ्ट मोस्ट। ज़ाहिर बात है अगर हम 3 को करते और 3 से लेफ्ट हमारे पास एक उससे भी छोटी वैल्यू होती तो वो हमारे पास क्या बनता, लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड बनता 2 का, लेकिन यहाँ पर 3 बनेगा। हमने 3 और 2 को आपस में रिप्लेस किया। 3 और 2 को रिप्लेस करने के बाद अब हम 2 को करेंगे, अब हम करेंगे बेसिकली हमने क्या किया, हमने 3 को 2 की जगह पे कॉपी कर लिया और अब हम 3 को डिलीट कर देंगे, यानी 2 को कह लें या 3 को। यहाँ पे अब एक्चुअली क्या हुआ, 3 तो अपनी जगह पे पहुँच गया ना, समझ लें ये 2 की जगह थी। अब हमने इसको डिलीट करना है 2 को, तो 2 को डिलीट करने के लिए हम अगेन चेक करेंगे कि अब ये कौन सा नोड आएगा। तो ये लीफ नोड बनता तो हम इसे सिंपली डिलीट कर देते, लेकिन ये नॉन लीफ नोड बना जिसका एक चाइल्ड है। अगेन हमें इसको डिलीट करने से पहले इसके इन ऑर्डर सक्सेसर को इसके पेरेंट के साथ यानी 2 के इन ऑर्डर सक्सेसर को जो कि 3 का था बेसिकली 4, उसको हम उसके 3 यानी अब जो 2 है उसके पेरेंट के साथ पहले अटैच करेंगे। अटैच किस तरह से करेंगे, 4 जो है वो 5 का लेफ़्ट चाइल्ड बनेगा, उसके लेफ़्ट में हम उसको प्लेस करेंगे और अब हम जो है 3 को ईज़िली डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, 3 को डिलीट करने से अब हमारे पास ट्री के अंदर बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली अपनी जगह पर पहुँच गए। और अगर आप इसको ट्रेवर्स करके देखें इन ऑर्डर में हमारे पास क्या करते हैं, हम लेफ़्ट करते हैं पहले, फिर राइट करते हैं, लेफ़्ट करते हैं, फिर नोट करते हैं, राइट करते हैं। हमारे पास ये 1 3 4 5 6 और 8 की फॉर्म में ही ट्रेवर्स होगा जो कि ये कंफर्म करेगा कि हमने डिलीशन ठीक की है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डिलीशन के लिए हम कौन सा C++ का कोड यूज़ करेंगे। जी, हमने C++ का कोड देखते हैं जो कि हम डिलीशन के लिए यूज़ करते हैं। एक जर्नल कोड है हमारे पास जो कि हर तरह के नोड्स को यानी लीफ नोड, नॉन लीफ नोड विद 1 चाइल्ड, नॉन लीफ नोड विद 2 चाइल्ड को डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये हमारे पास रिमूव का फंक्शन है। रिमूव के फंक्शन के अंदर हमारे पास हमने ट्री नोड के नाम से ट्री नोड टाइप का हमने एक रिमूव का फंक्शन बनाया जिसकी रिटर्न टाइप है ट्री नोड, यानी रिमूव का फंक्शन एक ट्री नोड का एड्रेस रिटर्न करेगा। और ये पैरामीटर में क्या लेगा, ये पैरामीटर में ट्री नोड टाइप का एक जो है ऑब्जेक्ट यानी ट्री नोड का एड्रेस लेगा जो कि शुरू में रूट होगा और साथ ही साथ एक वैल्यू लेगा इंटीजर इन्फो, वो वैल्यू जिसे हमने डिलीट करना है। ठीक है जी, डिलीट करने के लिए एक स्टार्ट पॉइंट और वो वैल्यू जिसे हमने डिलीट करना है, ये 2 पैरामीटर्स रिमूव का फंक्शन को चाहिए। और रिमूव का फंक्शन रिटर्न क्या करता है, किसी भी एक नोड का एड्रेस, कौन सी नोड का एड्रेस करता है हम उसे देखते हैं। बहरहाल जी, हम ट्री नोड इन टाइप का एक टी का एक पॉइंटर बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ट्री नोड टाइप का एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट टी बनाया हमने क्या किया, हमने एक CMP का एक टेम्प्रेरी वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने क्या स्टोर करवाया, इन्फॉर्मेशन माइनस डायरेक्ट ट्री नोड गेट इन्फो, यानी ट्री नोड इस वक्त ट्री जो है जिस भी नोड पे है, लाइक स्टार्ट पे वो रूट पे होगा, तो हमने रूट की वैल्यू को माइनस कर देना है इन्फॉर्मेशन से। इन्फॉर्मेशन में से हमने माइनस कर दिया, यानी कि अगर हम लेट्स से डिलीट करना चाह रहे हैं, हम पहला केस लेते हैं जिसमें हम डिलीट करते हैं आपके पास 9 को, तो 9 को डिलीट करने के लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन में क्या स्टोर होगा, 9 होगा।
और यहाँ पे हमारे पास एड्रेस किसका होगा, रूट का होगा। बहरहाल हम 9 में से रूट की वैल्यू को माइनस करते हैं। 9 में से जब हमने रूट की वैल्यू को सॉरी हम ट्री, यहाँ पे एड्रेस किसका जाएगा, रिलेशन के लिए हमारे पास, रिलेशन के लिए बेसिकली इस नोड का एड्रेस जाएगा हमारे पास। जिस नोड को हमने डिलीट करना है उस नोड का जो है ना हमारे पास वैल्यू होगी इन्फॉर्मेशन के अंदर। लेट्स से हमने 14 को रिमूव करना है तो हम 14 को माइनस करेंगे ट्री गेट इन्फो में से। अगर तो हमारे पास CMP की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो हम क्या करेंगे, टी के साथ रिमूव का फंक्शन कॉल करेंगे और उसे ट्री का गेट लेफ्ट पास करेंगे, इन्फॉर्मेशन पास करेंगे। स्टार्ट हमारा रूट से ही होगा, यानी सबसे पहले हम रूट की वैल्यू लेंगे। रूट की वैल्यू आपके पास क्या है, 14 है, ठीक है। सो हम 4 को 14 में से माइनस करेंगे। 4 को 14 में से माइनस करने से CMP हमारे पास लेस दैन 0 आता है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। 4 माइनस 14 करने से नेगेटिव वैल्यू आती है। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो हमने इफ़ की तरफ नहीं बल्कि एल्स की तरफ जाना है, जिसमें अगर हमने इफ़ की तरफ ही जाना है क्योंकि CMP लेस दैन 0 है। अगर नेगेटिव वैल्यू आया तो हम यहाँ पे आए और हमने टी के साथ रिकर्सिवली फिर से रिमूव के फंक्शन को कॉल किया। रिमूव के फंक्शन ने क्या किया, ट्री ऑफ गेट लेफ्ट कॉल किया, यानी रूट के लेफ्ट में गया और वहाँ पे साथ दूसरा पैरामीटर उसने इन्फो कर दिया, ठीक है। रिमूव के फंक्शन को दोबारा कॉल किया, अब किसका एड्रेस आ गया है, अब उसके पास से 14 के बाद 4 का एड्रेस आ गया। 4 की वैल्यू को उसने गेट किया और उसको इन्फॉर्मेशन में से माइनस किया। अगेन हम डिलीट 9 को कर रहे थे, 9 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास अब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू आने की वजह से अब हमने रिमूव को क्या पास करना है, ट्री का, यानी 4 का राइट वाले का हमने जो है ना एड्रेस पास करना है। अब 4 का राइट क्या था, 4 का राइट था 5। 5 का एड्रेस हमने पास किया और इन्फॉर्मेशन पास की। अब आके हमने दोबारा 5 वाली वैल्यू में को जो है माइनस किया जब 9 में से, तो 9 माइनस 5 हमारे पास क्या आया जी, 9 माइनस 5 हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई। पॉजिटिव वैल्यू आने की वजह से दोबारा हम ट्री के कहाँ पे चले गए, हम राइट साइड पे चले गए रिमूव करने के लिए। हम राइट पे गए तो वहाँ पे हमें क्या मिला, वहाँ पे हमें चूँकि गेट राइट हमने किया, वहाँ पे चूँकि हमें नल मिला। जब हमने 9 का राइट चेक किया वहाँ पे हमें नल मिला, दैट इज़ वाई हमने ट्री के सेट राइट को, यानी नोड के राइट में हमने टी पास किया। नोड के राइट में हमने यानी कि टी हमें क्या मिला, टी हमें टी के साथ जब हमने रिमूव कॉल किया है तो इसने किसका एड्रेस आपको गेट करके, अच्छा एक और चीज़ हम जो मिस कर रहे हैं वो ये है कि टी के पास किसका एड्रेस आना है। टी के पास बेसिकली जब आप रिमूव का फंक्शन कॉल करते हैं तो रिमूव का फंक्शन कॉल करके आपके पास जो उसकी आउटपुट आती है, जो रिटर्न होता है, वो एड्रेस ट्री के पास आता है। यानी फर्स्ट टाइम जब आप कॉल करेंगे, जब आपके पास रूट से आप शुरू करेंगे तो रूट की वैल्यू को जब आप करेंगे माइनस तो वो आपके पास से नेगेटिव आने की वजह से CMP लेस देन में हम रहेंगे, यानी इफ़ में रहेंगे तो हम यहाँ पे जब रिमूव का फंक्शन कॉल करेंगे तो रिमूव का फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा। और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न यहाँ से वो क्या करेगा जी, जैसे 14 के जब हम लेफ़्ट में गए तो 4 का एड्रेस रिटर्न करेगा। तो ट्री की सेट लेफ़्ट में, यानी जिस नोड पे हम थे 14 के सेट लेफ़्ट को हम 4 का एड्रेस पास कर देंगे, वहाँ पर हम 4 का एड्रेस रखवा देंगे एंड अप टू सो ऑन हमारे पास अगर ट्रू होता है तो हम उसके राइट में ये एड्रेस रखवा देंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, हम बारी बारी नोट्स को ट्रेवर्स करते जाते हैं, नोट्स को चेक करते जाते हैं और जहाँ पे भी हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो छोटी आती हैं तो वहाँ पे हम लेफ़्ट में, और जहाँ पे वैल्यूज़ बड़ी आती हैं वहाँ पे हम, या कह लें जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आती है, छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, वहाँ पे हम लेफ़्ट में जाते हैं और जहाँ पे बड़ी वैल्यू आती है वहाँ पे हम राइट में मूव करते हैं। अच्छा, टू चिल्ड्रन रिप्लेस विद इन ऑर्डर सक्सेसर एल्स इफ, अगर आपके पास ट्री नोड के गेट लेफ्ट में नल है, या जब आप इस लूप से बाहर आ गए हैं, इस फंक्शन बेसिकली आप इस लूप के अंदर ही हैं, अभी आप इस फंक्शन के अंदर ही हैं। फंक्शन के अंदर आप अगर ट्री के गेट लेफ्ट में आपको नल नहीं है और ट्री का राइट भी नल नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक मिन नोड का एक जो है पॉइंटर बनाएंगे और मिन नोड के अंदर आप फाइंड मिन का फंक्शन कॉल करेंगे। फाइंड मिन का फंक्शन क्या करेगा,
ट्री के गेट राइट को एक्सेस करेगा, यानी जिस वक्त ट्री नोड के अंदर जिस भी नोड का एड्रेस है उसके राइट को एक्सेस करेगा और वो फाइंड मिन के फंक्शन को पास करेगा। फाइंड मिन का फंक्शन क्या करता है? फाइंड मिन का फंक्शन बेसिकली मिनिमम नोड फाइंड आउट करके देता है। ट्री के ट्री से की इंफॉर्मेशन को सेट किया जाता है मिनिमम नोड की गेट इन्फो के साथ, यानी मिनिमम नोड जिस भी नोड पे पहुंचता है उसकी इन्फॉर्मेशन के साथ, और फिर टी के साथ दोबारा फंक्शन कॉल किया जाता है ट्री नोड की गेट राइट के साथ और मिनिमम नोड जो है उसकी वैल्यू के साथ, और ट्री के सेट राइट के अंदर टी सेट करवाया जाता है, यानी जिस भी नोड पे आप पहुँचे जो भी उसकी आउटपुट है रिमूव की उसका एड्रेस सेट करवाया जाता है। और इस तरह से हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं नोड को। बहरहाल जी ये नोड को डिलीट करने का जो है हमारे पास फंक्शन जो तरीका भी आपके सामने गिवन है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आप क्या करें, आप इसको जनरलाइज करने के बजाय आप इसे स्पेसिफिक जो है ना डिलीशन के कोड बनाएं, जिसमें आप लीफ नोड के लिए अलहदा, नॉन लीफ विद वन चाइल्ड के लिए अलहदा और नॉन लीफ विद टू चाइल्ड के लिए अलहदा जो है कोड बना के जो है ना वो दिखाएं और फिर हम उस पर बात करते हैं। ये जी उन्होंने डिफरेंट केसेस के साथ आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाई हुई है। नेक्स्ट आपके पास इन स्लाइड्स में बाइनरी सर्च ट्री का कोड है कि बाइनरी सर्च ट्री को बनाने के लिए हम उसकी किस तरह से हम कौन कौन सा हम उसके अंदर क्लासेस बनाते हैं और उनके कौन कौन से फंक्शंस बनाते हैं और हम उनको किस तरह से यूज़ करते हैं, ये सारा कोड आपके सामने गिवन है। इसको आप लोगों ने देख लेना है, लेकिन हमने ट्री के डाटा स्ट्रक्चर के अंदर यही मेन टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, जिसमें ट्री डाटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन है, देन बाइनरी सर्च ट्री को कंस्ट्रक्ट करने का मेथड है, देन बाइनरी सर्च ट्री को ट्रवर्स करने का और बाइनरी सर्च ट्री को में से नोट्स को डिलीट करने का मेथड है, जिसकी हमने वर्किंग देख लिया और जिसकी इम्प्लीमेंटेशन कोड भी हमने देखा, जिसमें डिफरेंट केसेस के साथ हमने एक जनरलाइज कोड बनाया हुआ है। आप लोग इसका स्पेसिफिक कोड बनाएं। यही तक है जी हमारा ट्री डाटा स्ट्रक्चर।